अच्छा। कल हमने परसों हमने बेसिकली कंट्रोलर्स थोड़े से बनाए थे ना, और कंट्रोलर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था ना। उससे पहले हमने एक्सेप्शंस भी बनाई थी, जिसको क्या बोलते हैं हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में लेके चलेंगे ना। अगर हमें कोई न्यू एक्सेप्शन अगर यानी ऐड करनी हो ना, तो वो हम बना देंगे ना बाद में। अभी जो मुझे ज़रूरत पड़ी थी और अभी जो लग रही थी कि पूरी प्रोजेक्ट में यूटिलिटीज के तौर पे इस्तेमाल होंगे ना, वो हमने बना दी थी ना। एक इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, और एक नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और एक कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन। खैर इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन जो होती है ना, जो जैसे HTTP के थ्रू हम एक्सेप्शन रेज कराते हैं ना, जो हमें फास्ट एपीआई प्रोवाइड करती है, तो इसी तरीके से ना हम अपनी भी एक्सेप्शंस बना सकते हैं ना। तो हमने एक मिसाल के तौर पे एक्सेप्शंस बनाने के लिए ना, सबसे पहले कोई क्लास बनानी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली इनहेरिट कराते हैं अपनी एक्सेप्शन वाली क्लास से ना, क्योंकि एक्सेप्शन भी खुद बाय डिफॉल्ट एक क्लास है ना, ठीक है। कॉमन बेस क्लास फॉर ऑल नॉन एग्जिट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन बेसिकली हमें लगानी पड़ती है, जिसकी बेस पे हम क्या करते हैं कि हम उस क्लास को बेसिकली एक एरर के तौर पे ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी हम चाहें। ठीक हो गया। तो ये हमने मिसाल के तौर पे ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन बेसिकली एक एरर रेस कराने के लिए ना, हमने एक एक्सेप्शन दे दी, उसको हमने इनहेरिट करा दिया अपने एक्सेप्शन वाली क्लास से ना, जो हमें पाइथन प्रोवाइड करती है। उसके अंदर हमने इनिशियलाइजर बनाया, जिसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते थे जावास्क्रिप्ट में, इसको इधर हम इनिशियलाइजर भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जब कॉल होता है, जब आपकी जैसे ही आप इस कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को कॉल कराते हैं ना, कॉल कौन कौन चीजें कॉलेबल कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कॉलेबल होते हैं, जिसको हम कॉल करा सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड कॉलेबल, ठीक है। जो भी चीज़ हो वो ना, जैसे हम फंक्शंस को करा सकते हैं, तो इसी तरह हम क्लासेस को भी करा सकते हैं। तो क्लासेस को हम जैसे ही हम कॉल कराएंगे ना, तो बेसिकली उसका जो इनिशियलाइजर होगा ना, इनिशियलाइजर वही चीज़ होती है जो हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या इसको हम कहते हैं डुंडर अंडरस्कोर डुंडर इनिट डुंडर, ठीक है, इस तरीके से इसको पुकारते हैं। तो इसको हम जब भी बनाते हैं, तो जैसे ही हमारी क्लास कॉल होती है, कॉन्फ़िगर एक्सेप्शन बेसिकली ये पहले कॉल हो जाता है, ये कॉल हो जाता है फौरन, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने उसको एक सेल्फ का कीवर्ड दे दिया। सेल्फ का कीवर्ड क्यों दिया है, ये बेसिकली अगर आपको पाइथन आपको पढ़िए, सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ बेसिकली इस इनिशियलाइजर के जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, उनको क्रिएट करने के लिए हम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। सेल्फ हमें एक इन्वायरमेंट दे देता है, जो बेसिकली इनिशियलाइजर के तौर पे होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब हम कॉल कराते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, तो हमें एक इन्वायरमेंट मिलता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्वायरमेंट हमें मिल जाता है इनिशियलाइजर बनाते वक्त ना, जैसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को कॉल कराएंगे, तो वो हमें इस एनवायरनमेंट को दे देगा, इस पूरे एनवायरनमेंट को ना, ठीक है। ये एनवायरनमेंट बेसिकली, इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर हमें कुछ भी वेरिएबल्स बनाने हैं या कुछ भी बनाना है ना, तो वो हम सेल्फ डॉट करके बनाएंगे। तो जैसे मैं सेल्फ डॉट करके कुछ भी लिखूंगा, तो वो बेसिकली इस एनवायरनमेंट के साथ, इस इनिशियलाइजर के एनवायरनमेंट के साथ खास रहेंगी वो चीजें ना। क्योंकि देखिए बाज दफा एक एनवायरनमेंट होता है जो क्लास का होता है, ठीक है, और एक होता है जो हमें इनिशियलाइजर के तौर पे मिलता है। तो क्लास का हमें अगर एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएबल बनाए, तो हम सिर्फ इधर आके ना अपने वेरिएबल्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी तो हमें इसके इसके वेरिएबल्स बनाने थे, तो हमें सेल्फ डॉट कॉन्फ्लिक्ट इनपुट के एक वेरिएबल दे दिया, जो इस इनिशियलाइजर के साथ खास है। और उसको हमने दे दिया कि जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन कॉल होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन जब भी कॉल होता है, तो वो किसको कॉल करता है, इसको कॉल करता है। तो मैंने कहा जब आप कॉल करोगे ना इसको, तो आप बेसिकली एक ना आर्गुमेंट्स ले लेना, एक आर्गुमेंट ले लेना बस, जैसे हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट लेते हैं ना, वैसे ही हम इधर आर्गुमेंट लेना, यानी कि जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन कॉल होगी ना, तो मैंने आपको बताया ये कॉल होगी, और ये क्या ले रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है जिसका नाम है ऑर्क्स। कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जो भी हम रखना चाहें ना वो हम रख सकते हैं, ठीक है। इधर मैंने आर्गुमेंट्स रख दिया इसका नाम, ठीक है, और मैंने उसकी टाइप दे दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली इसलिए दी क्योंकि देखिए हमारी अगर मैं बात करूं, इस आर्गुमेंट्स के अंदर हमें कुछ नहीं पता कि कुछ भी आ सकता है, वो चाहे नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे कोई क्लास भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, कोई स्ट्रिंग हो या कोई एरे हो, या हम लिस्ट कह रहे हैं जिसको हम, और ऑब्जेक्ट डिक्शनरी आ सकती है, टपल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं इस आर्गुमेंट में ना। तो मैंने उसको दे दिया ऑब्जेक्ट, नाम दे दिया उसको ना। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होती है, ऑब्जेक्ट एक ना रैपर होता है, हमारी सारी टाइप्स का ना एक रैपर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारी जितनी भी टाइप्स होती हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, वो बेसिकली एक ना ऑब्जेक्ट से ना रैप अप होकर आई हुई होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ इधर, एक हमारे पास एक मेथड होता है, मैं अगर ना भूलूं, देख लेते हैं। इस इंस्टेंस करके एक मेथड, ये मैंने पाइथन का एनवायरनमेंट बना लिया ना, ठीक है। हम देखते हैं कि वो कैसे पता चलेगा ना। तो एक इस इंस्टेंस का मेथड होता है, अगर मैं सही लिख पाया, इस इंस्टेंस, जो बेसिक, ये तो पाइथन की बेसिक है ना। तो ये आपको बताता है कि आप ना इसके अंदर बता सकते हो कि क्या चीजें किससे इंस्टेंस है ना, इंस्टेंस यानी कि ये वाली चीज किससे बनी हुई है। मैं इसको कहता हूँ कि यार आप मुझे बताओ कि जो लिस्ट है ना, क्या लिस्ट ये ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस है। मैंने शायद कुछ गलत लिखा, ये है इज इंस्टेंस, ठीक है।
तो मैं कह रहा हूँ कि यार क्या लिस्ट ये हमारे ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस है? तो ट्रू कह रहा है। इसका मतलब कि हमारी जो लिस्ट होती है ना वो भी ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस है। अब देख लेते हैं कि इंटीजर, क्या इंटीजर ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस है? तो हमें पता चल जाएगा ना, इंटीजर भी है। या जो भी हम इधर लड़के मैं डिक्ट रखता हूँ, ठीक है, क्लासेस भी रखता हूँ ना, क्लास भी बेसिकली ऑब्जेक्ट्स है ना, इंस्टेंस होके मिलती है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमारी जितनी भी चीजें है ना पाइथन के अंदर, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट से ही आ रही होती है ना। ऑब्जेक्ट सबकी एक तरीके कह लें पेरेंट क्लास होती है सब क्लासों की ना। अब आप, मैं अगर आपको कहूँ कि ऑब्जेक्ट बनी कैसे, तो ये कोई सवाल नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारी चीजें ऑब्जेक्ट में ही आती हैं, ठीक है, सारी चीजें। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली एक तरीके से हम ले सकते हैं, एक तरीके से हमारे ना पाइथन है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी चीजें ना वो सब हमारे ऑब्जेक्ट से मिल रही है हमें ना। तो ये तरीका होता है, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे ही होता था, वो भी हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारी चीजें प्रोवाइड करता था। तो ये मैंने इसीलिए इधर ऑब्जेक्ट की क्लास रखी, तो वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकती है, क्योंकि इंटीजर भी तो ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस होके मिलती है, चाहे वो लिस्ट हो वो भी ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस होके मिलती है। तो इधर मैंने इसीलिए इसको नाम रखा है। खैर, ये तो बेसिक थी, तो मैंने उसको नाम दे दिया, मैंने बोला जो ये आर्गुमेंट्स पास करेगा ना, तो आपके जो सेल्फ डॉट कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, यानी इस एनवायरनमेंट का एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, उसको मैंने कॉन्फ्लिक्ट इनपुट उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया किसके साथ, मैंने आर्गुमेंट्स के साथ, खास कर जो इधर देगा ना। अब मैं जब इस कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन को कॉल करूंगा तो वो इनिशियलाइजर को कॉल करेगा और मेरे से एक आर्गुमेंट मांगेगा। तो देख लेते हैं हमने कहाँ पे इसको कॉल करा है। हम राउट्स में आते हैं, ठीक है। तो राउट्स में आके मैंने इसको बोला कि नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैंने इसको नाम बोला ना, एक और हमने एक्सेप्शन बनाई है जिसका नाम है नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो जब मैंने इसको कॉल करा नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो बेसिकली मैंने इसको पास कर दिया यूजर। अगर मैं इसको कुछ ना पास करूं तो देखते हैं एरर देता है या नहीं देता। वो इसकी एफिशिएंट होगा, अगर क्या बोलते हैं एरर देता है तो पाइथन का काम है वो ना, नहीं दिया तो खैर, इधर लेकिन बता भी रहा है, दे दिया एरर ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको, ये एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि मैंने उधर आर्गुमेंट्स इसको पास करा हुआ है ना, ठीक है। तो और करके जो पास करा तो मैंने यूजर दे दिया। अब नॉट फाउंड एक्सेप्शन जैसे ही कॉल होगी ना, वो जाएगा सबसे पहले देगा कि इस नाम की कोई एक्सेप्शन है ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है देख लेना। तो वो जैसे इधर आएगा, इसको बोलेगा ठीक है यार ये एक्सेप्शन है ना, नॉट फाउंड की एक्सेप्शन। उसके बाद अब तो ठीक है, अभी तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, वही इनिशियलाइजर कॉल करेगा, सेल्फ डॉट नॉट फाउंड के अंदर आर्गुमेंट्स पास कर देगा जो मैंने पास किया। फिर वो बोलेगा क्या ये नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या एक्सेप्ट हैंडलर के अंदर कॉल हुई भी है? यानी कि फास्ट एपीआई के ना दो राउट्स होते हैं ना, दो यानी कि तरीके होते हैं राउट्स को डिक्लेयर करने के ना। राउट्स तो नहीं बनाता है हम एक्सेप्ट हैंडलर के। एक तरीका ये होता है कि हम उसको ना गेट के मेथड्स हैं, ठीक है, हम जैसे राउट बनाते हैं ना ऐप डॉट गेट, तो एक हमने राउट बना दिया गेट का ना, ठीक है, और एक राउट बना दिया हमने से के पोस्ट का, पुट का, पैच का। ये तरीका होता है ना राउट बनाने का ना, ऐप के जरिए हमें मिलता है ना। तो इसी तरीके से ना हमें फास्ट एपीआई ना कुछ एक्सेप्ट हैंडलर प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि यार आप मेरे रैपर के थ्रू, आप मेरे अंदर डेकोरेटर के थ्रू जो भी क्लास कॉल करोगे ना, तो वो मैं उसको क्या कह दूंगा, मैं उसको एक तरीके से ना हैंडलर कह दूंगा, एक्सेप्शन कह दूंगा, सी एक्सेप्शन की क्लास कह दूंगा मैं उसको ना। तो देख लेते हैं, तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे जैसे ही मैंने नॉट फाउंड को कॉल करा होगा ना, वो आया होगा, वो बोलेगा ठीक है इस क्लास के अंदर जो भी चीजें उसने करी है ना वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि यार ये नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या ये फास्ट एपीआई के हैंडलर के अंदर डेकोरेटर के थ्रू इस्तेमाल हुई है? अगर हुई है तो उस डेकोरेटर के पास चले जाओ, फिर वो आएगा इधर। मैंने इधर ना एक्सेप्ट हैंडलर बनाया हुआ है ना, ठीक है, ये एक्सेप्ट हैंडलर, ये ऐप डॉट एक्सेप्ट हैंडलर, तो मैंने इसको क्या पास कर दिया, नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो जैसे मेरी नॉट फाउंड एक्सेप्शन कॉल होगा ना, तो वो बोलेगा कि यार नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या कोई एक्सेप्ट हैंडलर के अंदर इस्तेमाल हुई है? वो बोलेगा हाँ भाई ये रही नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन इस्तेमाल हुई है ना। तो वो क्या करेगा, वो पूरे इस डेकोरेटर को पूरे चला देगा, ठीक है, इस पूरे डेकोरेटर को चला देगा। डेकोरेटर को जैसे ही चलाएगा ना, तो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, नॉट फाउंड हो या कुछ भी हो, वो तो मैटर नहीं करता। लेकिन जो चीज है ना वो ये है कि ये डेकोरेटर है, ठीक है, और ये नॉट फाउंड एक्सेप्शन के रेज होते ही इस डेकोरेटर को चला देगा फास्ट एपीआई, क्योंकि हमने इसको एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर इस्तेमाल किया है। और इसको खैर रेस कराना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, कोई एक्सेप्शन है ना। तो ये पहले जो इसका आर्गुमेंट होता है या पैरामीटर कह लें, वो लेता है ये रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, जो आप एक रेस करा रहे हो ना, तो ये रेजिंग आपकी एक रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, तो हमें उस रिक्वेस्ट के साथ तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आ जाएगी हमारे पास इधर, बस पैरामीटर को खास करना होता है कि यार पहला जो पैरामीटर है ना वो हमेशा रिक्वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आ जाएगी इधर हमारे पास, और जो इसकी टाइप, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी कर दी, और जो दूसरा आएगा ना, दूसरा हमने बताया कि एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, क्योंकि कोई रेज होगी एक्सेप्शन, तो मैंने कहा वो एक्सेप्शन ना इस दूसरे पैरामीटर में आएगी, ठीक है। पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि यार ये वाली एक्सेप्शन, मैं इस एक्सेप्शन का डेकोरेटर बना रहा हूँ, ठीक है, जब भी इस एक्सेप्शन कॉल होगी तो आप डेकोरेटर को कॉल कर देना, और पहले पैरामीटर के अंदर उस रिक्वेस्ट को पास कर देना, दूसरे पैरामीटर के अंदर जो एक्सेप्शन होगी ना उसको पास कर देना। तो एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन हमारे पास ये है, ठीक है। ये यूजर उठ के और इसके इनिशियलाइजर उठ के हमारे पास इधर आ जाएगा, और मैंने इसको नाम भी दे दिया किसका, इसको टाइप करके मैंने इसको एक्सप्लिसिटली मैंने डिफाइन कर दिया कि यार
ये नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमारे पास हो गया ना, ठीक है। तो नॉट फाउंड एक्सेप्शन मैंने इस एक्सेप्शन को दे दी, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने रिटर्न कर दो आप जेसन रिस्पॉन्स, क्योंकि हम एक्सेप्शन के अंदर तो कुछ ऐसी चीज तो रिटर्न नहीं करते। क्या रिटर्न नहीं करते? जैसे मिसाल के तौर पे कोई डिक्शनरी तो रिटर्न नहीं कर सकते ना एक्सेप्शन के अंदर। एक्सेप्शन के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ेगा, जो एक बाय डिफॉल्ट जैसे हम एचटीटीपी एक्सेप्शन के अंदर एक स्टेटस कोड और कंटेंट वंटेंट रिटर्न करते हैं ना, इसी तरीके से हमें जेसन रिस्पॉन्स इधर रिटर्न करना है ना। जेसन रिस्पॉन्स हमने रिटर्न करा, जिसको हमने कहा स्टेटस कोड इसका 404 है, ठीक है। और जो कंटेंट है ना वो बेसिकली क्या है, कंटेंट हम असल में वो चीज होती है जो हमें दिखती है ना, अगर मैं कहूँ यूआई के तौर पे जो हमें दिखानी होती है ना यूजर को। जैसे यूजर अगर नॉट फाउंड अगर कोई भी चीज होती है, वो एक ऐसा क्विज, एक ऐसा यूजर या एक ऐसा क्विज फाइंड करने जा रहा है जो बेसिकली डिफाइन ही नहीं है ना डेटाबेस में। डेटाबेस में या कोई भी उसकी वजह हो सकती है। अगर नॉट फाउंड एक्सेप्शन में जैसे ही कॉल करूंगा, तो बेसिकली जब वो मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज फाइंड करने जाएगा जो हमारे डेटाबेस में एक्सेस ही नहीं करती, तो बेसिकली क्या होगा, उसको ये वाला यूआई शो होगा जो हमने कंटेंट के अंदर डिफाइन किया हुआ है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन के अंदर क्या क्या चीजें, एक्सेप्शन के अंदर बेसिकली वो इनिशियलाइजर मौजूद है ना, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने ना एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का मतलब ये हुआ कि उस इनिशियलाइजर के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं ना, उनमें से एक मैंने कहा नॉट फाउंड को मैंने बोला इधर मंगवा लो, ठीक है। इस एक्सेप्शन के अंदर अगर मैं आके देखूं, तो ये नॉट फाउंड से उससे मिल रही है, ठीक है। तो नॉट फाउंड के अंदर अगर मैं आऊं, तो नॉट फाउंड के अंदर क्या है, इनिशियलाइजर है, और उसके अंदर एक हमारा वेरिएबल है नॉट फाउंड, तो वो हमें मिल रहा है ना इधर, नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड। और उसको मैंने कर दिया, जो भी यूजर इधर लिखेगा ना, यूजर लिखेगा, यूजर जाएगा हमारे पास ये जो नॉट फाउंड एक्सेप्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स के थ्रू दिया है ना यूजर, यूजर जाएगा हमारे इसके अंदर, ठीक है, इस एक्सेप्शन के अंदर। और फिर एक्सेप्शन इनिशियलाइजर कॉल होगा, और जो सेल्फ डॉट कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन है, सॉरी नॉट फाउंड है ना, सेल्फ डॉट नॉट फाउंड एक्सेप्शन नॉट फाउंड है ना, वो बेसिकली बराबर हो जाएगा वो जो मैंने कॉल करते हुए यूजर लिखा है ना, उसके बराबर हो जाएगा नॉट फाउंड ना, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही मैं इस एक्सेप्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, इधर ये वो चलेगा, और जो एक्सेप्शन डॉट नॉट फाउंड है ना, इसकी जगह आ जाएगा यूजर, और इधर आ जाएगा यूजर डॉट नॉट फाउंड, और कंटेंट हमें पूरा मिल जाएगा यूजर डॉट नॉट फाउंड, जब भी हम इस नॉट फाउंड के एक्सेप्शन को रेस कराएंगे, ठीक है। ये हमने उस दिन पढ़ा था। खैर, अब तो आसान हो गया होगा। और हमने कुछ कंट्रोलर्स भी बनाए थे, जैसे हमने कंट्रोलर्स, एडमिन कंट्रोलर्स, ऑथ कंट्रोलर, बेसिकली ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं ना, वो हम इस फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे। हमने ये सोच लिया था, ठीक है। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, एक फाइल के अंदर भी कर सकते हैं काम, लेकिन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ना हमने ऐसा काम किया, ताकि हमें खुद भी समझ में आए, हमारे फाइल की बेस पे मॉड्यूलर वाइज हमने काम करना है, तो हमें खुद भी अपना कोड समझ में आए, जब हम बाद में अगर किसी को प्रोजेक्ट नहीं, या हम बाद में अगर खुद भी देखें ना, तो इस बेस पे हमने अलग अलग फाइल बना के काम किया ना। तो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर्स के अंदर हमने कुछ काम किया है। सबसे पहले तो ये कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है ना, जैसे एक तो काम होता है जो यूजर से रिलेटेड होना, जैसे लॉग इन साइन अप, और लॉग इन साइन अप से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। और एक होती है ऑथराइजेशन। अभी हम ऑथेंटिकेशन का काम करने जा रहे थे ना, तो ऑथेंटिकेशन के काम के अंदर अगर मैं लॉग इन साइन अप की बेस पे कहूँ, तो क्या क्या ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस हो सकते हैं ना। सबसे पहले तो ये कि ऑथेंटिकेशन में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो टोकन्स को जनरेट कराना, ठीक है। ये भी एक ऑथेंटिकेशन का एक सबसे मेन पार्ट है ना, कि टोकन्स को हम जनरेट करें और फिर उसको रिटर्न करें, तो ये ऑथेंटिकेशन के पार्ट में आती हैं। पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये भी ऑथेंटिकेशन के पास में ऑथेंटिकेशन के उसमें आती हैं, ठीक है। और वेरीफाई पासवर्ड करना, यानी कि यूजर के जो पासवर्ड है उसको वेरीफाई कराना, एक प्रोसेस होता है पूरा इसको वेरीफाई कराने का भी ना, तो वो भी ऑथेंटिकेशन के उसमें आता है। और हमने टोकन के बारे में तो काफी हद तक पढ़ लिया था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी का कोई सवाल होगा, लेकिन अभी भी है तो कर अच्छा, लें। एक चीज पूछना थी, ये डायनेमिक बनाया था ना, डायनेमिक बनाया होता है ये वाला, इसमें हम रिफ्रेश और एक्सेस टोकन दोनों हासिल कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल तो ऐसे। हम जो नीचे जो बना रहे हैं ये वेरीफाई, क्या कहते हैं, टोकन, और उसके नीचे वाला वेरीफाई पासवर्ड, इस इसको भी डायनेमिक बनाएंगे हम? किसको, वेरीफाई इसमें तो हमें पासवर्ड को? क्या कह रही हैं आप? नीचे जो आज जो हमने जो नीचे बनाया ना, एक मुझे दिख नहीं रहा इसमें, क्या कहते हैं, हाँ पासवर्ड एक तो बनाया हुआ है तुमने, क्या लिखा है, पासवर्ड नॉट पासवर्ड इनटू इनटू हैश। हैश, हाँ, पासवर्ड इनटू हैश, और ये वेरीफाई पासवर्ड, तो ये भी डायनेमिक बनेंगे हमारे, या ये भी डायनेमिक का ड्यूल मतलब, काम कर रहे हैं? डायनेमिक का तो मतलब ये इसको हो डायनेमिक जाएगा क्यों इसमें। बनाएंगे भाई? क्या कहेंगे? इसको डायनेमिक क्यों बनाएंगे? तो मैं यही पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ उसको अच्छा, टोकन को डायनेमिक क्यों बनाया था? क्योंकि हमें दो किस्म के टोकन दो चाहिए थे। तरह के टोकन को हमें चाहिए थे ना, तो हमने एक ही में कर दिया था उनको, तो वो हाँ डायनेमिक हो गया था। हाँ। मगर ये अच्छा हमें इसमें सिंगल सिंगल बनाना पड़ेंगे ना, क्योंकि ये तो हमारे पास एक ही वक्त का काम है जो रिक्वायर्ड होगा जिस वक्त, बिल्कुल ऐसे। सही, और बस डिफरेंट है दोनों विदाउट के ना, सॉरी मैं यही इंटरप्ट करने का। मतलब कंफर्म कर रही थी बेसिकली। ठीक है। ठीक है।
बस ये डायनामिक इस बेस पे होगा कि हमें ना इसको कोई टैक्स एक्सप्लिसिटली हमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, कि इसी को सिर्फ हैश में कन्वर्ट करना है ना, या इसी को सिर्फ वेरीफाई करना है ना, तो जब मैं कॉल करूंगा इसको, तो मैं इसको एक प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिसको ये बेसिकली उसको हैश में कर देगा। फिर हमें जब भी इसको कॉल करना हो, अब अगर हमें एडमिन की पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन करनी हो तो मैं पासवर्ड इनटू हैश करूंगा, सिर्फ इसको प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा। अगर हमें यूजर का करना है तो मैं सिर्फ इसको प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वो मुझे हैश में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। इस बेस पे डायनामिक है, ठीक है, और बनता भी है। और हैश पासवर्ड भी डायनेमिक है इस बेस पे कि मुझे सिर्फ इसको ना हैश पासवर्ड प्रोवाइड करना है और अपना प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड अब मैं इसको एडमिन के अंदर एडमिन के राउट्स के अंदर प्रोवाइड करूं, यानी कि मैं मिसाल के तौर पे एडमिन का ऑथेंटिकेशन मानना चाह रहा हूं तो मुझे वेरीफाई पासवर्ड तो करना पड़ेगा ना, तो मैं उसके अंदर इसको कॉल कर रहा हूं तो वो एडमिन की बेस पे करेगा, सिर्फ मुझे इसको पासवर्ड देना हैश पासवर्ड और प्लेन टेक्स्ट ना, तो वो उसको खुद ही वेरीफाई करके हमें एक बुलियन टाइप रिटर्न करके दे देगा कि या क्या वेरीफाई है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें फॉरगेट पासवर्ड भी आएगा? फॉरगेट पासवर्ड हम जैसे, लगा सकते हैं लेकिन अभी तक नहीं लगाया। क्योंकि अगर हम फॉरगेट पासवर्ड लगाएंगे तो उसमें हमें सीक्रेट क्वेश्चन भी मांगना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, सीक्रेट। क्वेश्चन जैसे पूछते हैं या कोई भी सीक्रेट जो हम फॉरगेट उसको पासवर्ड की जो आईडी। भी ऑथेंटिकेशन का जो भी प्रोसेस होता है ना, कि यूजर हाँ। फॉरगेट पासवर्ड, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ तो ऑथराइज कराना पड़ेगा कि क्या है, तो आपकी कुछ तो डिटेल्स हो जो मैं आपके पासवर्ड तक पहुंच सकूं, ठीक है। तो या तो हम उससे हम्म। ईमेल देते हैं, फिर ईमेल को हम ईमेल पे हम उसको एक मैसेज सेंड करते हैं, तो फिर वो उसकी बेस पे ना फॉरगेट पासवर्ड होता है ना। तो प्रोसेस अगर चाहें तो वो कर सकते हैं लेकिन वो एडवांस यूज केस पे आएगा ना। हम आगे जाके देखेंगे अगर हमें फॉरगेट पासवर्ड का करना होगा तो वो भी हम, सही सही। ठीक है। सही, ठीक है। अच्छा, ये पासवर्ड इनटू हैश वाला हमने वेरीफाई पासवर्ड जनरेट टोकन, बेसिकली जब मैं इसको डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड कर दूंगा, ये मुझे खुद ब खुद करके सब कुछ जनरेट टोकन हमें दे देगा। अब मुझे अगर कोई सा भी टोकन हो, एडमिन का टोकन हो, चाहे वो एक्सेस टोकन हो, चाहे वो रिफ्रेश टोकन हो, तो वो खुद ही मुझे ना जनरेट करके दे देगा टोकन ना, बस। अच्छा, असल काम हमने जो करा था वो हमने करा था कंट्रोलर्स के अंदर ना। कंट्रोलर्स बेसिकली एक तो, एक मिनट, यूजर कंट्रोलर्स हमने लिखा था ना। तो अगर मैं कंट्रोलर्स की बात करूं तो हम यूजर के कितने कंट्रोलर्स हो सकते हैं ना, एक तो ये कि साइन अप का प्रोसेस, सबसे मेन प्रोसेस, सबसे शुरू का सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है साइन अप का प्रोसेस ना। तो हमने सबसे पहले उसका कंट्रोलर बना दिया, अभी हम बाद में देखते हैं और हमें क्या क्या कंट्रोलर्स बनाने हैं, और हमें जाहिर सी बात है लॉगिन का एक अलग कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन अप के कंट्रोलर्स में अलग फंक्शनलिटी होती है और लॉगिन के कंट्रोलर्स में अलग फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि साइन अप के प्रोसेस में वो पूरा डेटाबेस से डेटाबेस को चेंज करता है, डेटाबेस को डेटाबेस के अंदर क्रिएट करता है चीज़ें ना, तो लॉगिन के प्रोसेस के अंदर वो डेटाबेस से गाइड करके और वेरीफाई कर रहा होता है चीज़ों को ना, कि क्या इसने जो ईमेल डाली है डेटाबेस में एक्सेस करती है, अगर करती है तो इसको लॉगिन करा दो, अदरवाइज इसको बोल दो कि यार नहीं, आप नहीं हो सकते लॉगिन, आपने कोई इनपुट गलत डाला या आपने कोई भी चीज़, खैर, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, सॉरी, उसके बाद लॉगिन हो गया, लॉगिन का प्रोसेस हो सकता है एक। फिर एक और हो सकता है प्रोसेस, अगर मैं यूजर के ऑथेंटिकेशन पे आऊँ ना तो क्या हो सकता है, यूजर को गाइड करने का एक प्रोसेस होगा ना, तो जाहिर सी बात है वो भी ऑथेंटिकेशन की बेस पे होगा, कि यूजर को गाइड करने के लिए मैं उससे कोई ऐसा टोकन लूंगा जिसकी बेस पे मैं यूजर को गाइड करके, तो यूजर के कंट्रोलर्स में आपको बता रहा हूँ ना क्या क्या चीज़ हो सकती है। और अगर मैं देखूँ तो यूजर की ईमेल को अपडेट कराना, यूजर के पासवर्ड को खैर हम अपडेट नहीं करेंगे, तो उसके भी प्रोसेस हम ना यूजर के कंट्रोलर्स के अंदर ही लिखेंगे ना, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यूज़र को गेट हो गया, साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, और बाकी तो क्विज की होती है, तो हम बनाते रहेंगे, हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी हम कंट्रोलर के अंदर आके लिखते रहेंगे। सबसे पहले हमने क्या काम करा, हमने साइन अप का एक कंट्रोलर बनाया जिसके अंदर हमने पहले सेलेक्ट कर लिया ना, हमें क्या करना था, अगर मैं साइन अप का प्रोसेस देखूं तो साइन अप के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक मिनट होगा, मैं इसको कर रहा हूँ। रहेला भाजी, आप इसको डिफाइन करें, डिफाइन कर सकते हैं, मैं 1 मिनट में आ हाँ रहा मैं हूँ। कर सकती हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं करूंगी जितना अच्छा तुमने किया है। आप करें, पर बाकी लेकिन क्या बोलते हैं, मैं आ हाँ, रहा हूँ 1 मिनट। आप, हाँ, पुरानी, इनकी पुरानी वीडियो ये जब अपलोड करें तो जरूर देखिएगा, जो उसमें बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। अच्छा, इन्होंने पता क्या किया है, बेसिकली ना हमने थोड़ा सा बड़ा कर दो स्क्रीन को अगर हो सके तो। इन्होंने क्या किया है कि ना हम क्या करते हैं, यूजर का डेटा इंसर्ट करते हैं। अब जब यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है तो उसको अपना यूजर नेम डालना होगा, मतलब ईमेल एड्रेस डालना होगा और अपना पासवर्ड। यूजर नेम तो उसका कोई भी हो सकता, मतलब यूजर नेम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पासवर्ड और उनका ईमेल एड्रेस, उसको अथेंटिकेट किया है कि पासवर्ड भी पहले से ना पड़ा हो और ईमेल एड्रेस भी। अगर जैसे मैंने दिया है बिलाल 123 और फिर @ करके मैंने पास ईमेल एड्रेस दे दिया, तो वो चेक करेगा कि कहीं बिलाल 123 कहीं पड़ा तो नहीं है। फिर इसका जो है ऐसी पासवर्ड सिर्फ बिलाल 456 कह दिया, वो चेक करेगा पासवर्ड भी।
ये बिलाल 456 पढ़ा हो तो नहीं है। अच्छा, अब हमने जो हैश का जो फंक्शन, जो हम फंक्शन लगाया है इन्होंने हैश का, वो ये क्या करता है कि पासवर्ड को चेंज करता है हैश में। तो वो जब जैसे रैंडम हमारे यहाँ जावास्क्रिप्ट में रैंडम फंक्शन हम यूज करते थे ना, तो हर दफा एक नया नंबर जनरेट करता था। तो इसी तरह से हैश की जो हैश इन्होंने जो फंक्शन बनाया है उसमें जो क्लास यूज की है, उसमें वो हर दफा एक नया जो है जैसे ये है पासवर्ड बिलाल 456, हर दफा दूसरा बिलाल आता है वो भी 456 आता है, सेम पासवर्ड है, लेकिन वो नया क्या एक एरे नहीं कहना चाहिए, नया हैश डेवलप करेगा। जैसे रैंडम नंबर में होता था कि हर दफा नया नंबर आता था, तो हर जगह हैश की एक नई स्कीम आती है। तो उसके लिए अब इन्होंने क्या क्या किया है कि उसको डिफाइन करने के लिए एक फॉर लूप दिया, उसमें यूजर दिया, एक कोई भी वेरिएबल उसमें इन करके यूजर डाला। इफ इसमें लिखा है इस ईमेल एग्जिस्ट, अगर ईमेल एग्जिस्ट है तो यूजर यूजर डॉट यूजर ईमेल को हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है उसमें। इन्होंने कल इसकी क्लास भी इसकी क्या बनाई थी, मॉडल भी बनाया था इसका। यूजर यूजर नेम, यूजर ईमेल एड्रेस और यूजर पासवर्ड, तीन चीजों को ना। फिलहाल आप आगे। जी। अच्छा। अच्छा हाँ, तो ये जो है ना उस वहां से लेके आए हैं। यूजर यूजर डॉट यूजर ईमेल इज इक्वल टू यूजर फॉर्म जो है वो जो इंसर्ट कर रहा है वो है यूजर। ये जो अभी जो उसने लॉगिन में डाला हुआ है वो कंपेयर होगा उससे यूजर ईमेल से। अच्छा, और दूसरा जो लिया है इन्होंने एक वेरिएबल लिया है कि जो कि पासवर्ड को चेक कर रहा है। तो वेरीफाई पासवर्ड, जो कि आपने भी पीछे देखा था एक फंक्शन बनाया हुआ था, फंक्शन बनाया हुआ है जो कि वेरीफाई कर रहा है पासवर्ड। तो इन्होंने क्या किया, उसको यूजर पासवर्ड पासवर्ड लिया, और यूजर फॉर्म जो है ना वो उस वक्त जो एंटर किया होगा, जो उसके एट द मोमेंट जो पासवर्ड होगा उसको लिया है। एक मिनट, कहाँ कहाँ गई। हाँ, ये उसको सब यूजर फॉर्म में मौजूद है जिससे वो मैच कर रहा है। हाँ हाँ, जो फॉर्म वाला यूजर यूजर एग्जिस्ट है है ना, उसको डेटाबेस यूजर वाले यूजर से ऑलरेडी मैच कर रहा है। एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट करता है, तो वो सिर्फ मैच कर रहा है उस फॉर्म से कि जो चीजें हमारे पास पहले आ चुकी यूजर की उसमें हाँ मौजूद है कि नहीं है ना। हाँ, डेटाबेस से मैच कर रहा है। हाँ, पुराना वाला जो है ना इज इक्वल टू से पहले जो है ना वो डेटाबेस का है, और इज इक्वल टू के बाद जो आ रहा है ना ये आ रहा है जो फॉर्म में उस वक्त एंटर किया है, वो चेक करता है। सही है, समझ आ गई। तो अब फिर दूसरी कंडीशन क्या उन्होंने है कि जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर यूजर की इंफॉर्मेशन होगी हाँ फॉर्म के हाँ अंदर, जब हम दोबारा यूजर उसके ऊपर जाएगा हमारी साइट के ऊपर, तो वो पहले उसमें से मौजूद जो करंट वो जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहा होगा ईमेल वगैरह, नहीं उसको नहीं हमारी प्रीवियस रिकॉर्डेड उससे नहीं नहीं नहीं, कनेक्ट नरीन, करेगा। ये अभी लॉगिन हो रहा है, फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, साइन अप हो रहा साइन अप हो रहा है, पहली फर्स्ट टाइम साइन अप हो रहा है, साइन अप हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो ये चेक करेगा ओके, जो तो फिर आपने ये ईमेल एड्रेस एप्लीकेशन दे डाला रहा है है वो प्रीवियस। जो हाँ रिक्वायरमेंट में है। हाँ, जो रिक्वायरमेंट जो पहले जो आपने ईमेल डाला है वो कहीं अंदर डेटाबेस में तो मौजूद नहीं है, वो ये चेक कर रहा है। जो पासवर्ड अच्छा, यानी डाला कि है वो आप डेटाबेस प्रीवियस में। है कि न्यू है, वो ये चेक कर रहा है। अगर हाँ आप न्यू है ऑलरेडी, तो वो आपके न्यू के रिलेटेड, अगर पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो वो उसको भी चेक कर रहा है। हाँ आपने हम साइन तो अप तो दोनों दफा कर सकते हैं ना, चाहे हम न्यू हो या पुराने हो। हम जितनी दफा भी साइन अप करेंगे, अगर हम बहुत दिनों बाद भी लॉगिन, जाएंगे तो साइन अप करेंगे ना, जैसे समटाइम्स वो दोबारा साइन अप मांग लेता है अगर हमारे इसमें कोई लिमिट लगी हो तो फिर नहीं देखिए, उसके बाद वो ये साइन अप का प्रोसेस तो हमेशा एक ही दफा होता है ना। एक उसके ही बाद दफा होता है। लॉगिन हाँ लॉगिन के प्रोसेस स्टार्ट होता है ना। साइन अप का मतलब ये होता है आप पहले कभी भी आप उसके डेटाबेस में एक्सेस ही नहीं करते। आप अब जा रहे हो, अब आप नए नए यूजर हो ना, तो आप क्या बताओगे, आप उसको नेम बताओगे, ईमेल बताओगे और पासवर्ड बताओगे। तो वो आपका नेम, ईमेल और पासवर्ड चेक करेगा कि यार क्या डेटाबेस में पहले से ऐसे ईमेल एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो वो कहेगा कि यार आप दूसरी ईमेल डालो, क्योंकि ये वाली ईमेल पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। फिर आपने साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, यानी कि आप बिल्कुल नए यूजर थे, अब अच्छा आप अच्छा डेटाबेस में मैं स्टोर होगा। अच्छा मैं समझ गई, यानी कि वो ये बेसिकली करेगा ऐसा हो रहा है कि ना करें, वो वो पहले ईमेल प्रीवियसली वो वैलिडेशन चेक एड्रेस कर कहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं था, वो ये चेक कर रहा है। मतलब हाँ जिस तरह अगर हम अक्सर गूगल पे ईमेल नया अकाउंट बनाने के लिए करते हैं, तो गूगल कहता है नहीं ये वाला ईमेल एड्रेस पहले एग्जिस्ट करता है, आप नया बनाए, ये वो वाला नहीं है, जब हम साइन अप में जा रहे होते हैं ईमेल बनाने के लिए तो।
हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे गूगल पे जैसे साइन अप का प्रोसेस होता है ना, तो हाँ ईमेल मैं डालते हैं समझ तो वही हो जैसे रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और हाँ मैं समझ गई। अगर नहीं एक्सेस करता होगा तो तो हम डेटाबेस में बिल्कुल क्रिएट हो जाएंगे ना, एक तरीके से ना पोस्ट हो जाएंगे। मैं फिर समझ जो गई, मतलब हाँ, जैसे हाँ जैसे मेरा एक ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है, अब अगर कोई और शख्स अपना नया बना रहा है मगर उसको मेरा ईमेल एड्रेस ही पता है, लेकिन इत्तेफाक से उसको वही लिख रहा है जो मेरा ईमेल एड्रेस है, तो गूगल उसको कहेगा कि नहीं आप ये ऑलरेडी हमारे पास मेंबर है, आप नया बनाएं, वो ये बिल्कुल बोलेगा। है, बिल्कुल है, सिंपली है ना। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद अच्छा इन्होंने, अच्छा आपका करा देंगे हम, मर्जी आपकी। चलें, करें आगे, करें, आप करें। हाँ इस इन्होंने ना अच्छा जो इन्होंने ईमेल एड्रेस को भी चेक किया है, इन्होंने पासवर्ड को भी चेक किया है। तो मतलब अमूमन जो आप जीमेल वगैरह में अकाउंट बनाते हैं उसमें पासवर्ड चेक नहीं होता। लेकिन बात जगह ये होता है कि आप लीगल किसी डॉक्यूमेंट्स में जैसे यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स वगैरह आप देखना चाहें कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ों में, तो उसमें पासवर्ड भी चेक होता है। पासवर्ड भी डेटाबेस में मौजूद ना हो और ईमेल एड्रेस भी मौजूद ना हो। तो पहला जो इन्होंने इफ लगाया ना उसमें वो चेक किया कि ईमेल और पासवर्ड दोनों दोनों आपका मैच ना करता हो। फिर सेकंड में ये होता है, फर्ज करो कि आपका पासवर्ड तो नहीं मैच करता लेकिन हो सकता है ईमेल मैच करता हो, तो वो आपको सेकंड जो क्या एल्स इफ की जो कंडीशन लगाई है उसमें ईमेल कर रहा है। और थर्ड जो कंडीशन लगाई है उसमें चेक कर रहा है कि पासवर्ड तो सेम नहीं है। ठीक। तो ये कंडीशन लगाई है। फिर उसके बाद हैश पासवर्ड का इन्होंने एक फंक्शन बनाया हुआ है पीछे, हैश पासवर्ड का ये बिल्कुल ऐसे। है। हाँ इस फंक्शन ये पूछे फंक्शन बनाया हुआ, अब उसको कॉल किया हुआ है। ये हैश पासवर्ड का फंक्शन है ना पीछे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पासवर्ड हाँ एंड टू हैश। तो हैश, हाँ उसमें क्योंकि अच्छा उस हैश पासवर्ड में इन्होंने क्या किया है, यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है वो जो उस वक्त इंसर्ट कर रहा है यूजर, वो चेक हो रहा है यूजर डेटाबेस के यूजर से कि डेटाबेस का यूजर तो नहीं है सेम, डेटाबेस का यूजर पासवर्ड तो सेम नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक वेरिएबल बनाया यूजर के नाम पे, जिसमें इन्होंने यूजर की क्लास हमने पीछे बनाई थी, यूजर की क्लास ली है, यूजर का नाम। अब ये हमारी ऊपर की ऑथेंटिकेशन तो पूरी हो गई। तो अब इन्होंने क्या किया, यूजर का एक वेरिएबल बनाया जिसमें यूजर की क्लास से यूजर नेम इंसर्ट किया है, और फिर यूजर ईमेल इंसर्ट किया है, और फिर यूजर पासवर्ड किया है। और फिर उसके बाद वो जो हम लोग पहले भी करते आए थे, सिंपल ऐड करना है हमें, तो हम सेशन लेके ऐड करेंगे यूजर को, फिर उसके बाद कमिट करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे। अच्छा अब क्या होगा, अब हमें चाहिए टोकन जनरेट करना है, क्योंकि बता यूजर लॉगिन होगा तो उसी वक्त तो टोकन दिया जाएगा। तो टोकन ऐड करने के लिए हमें क्या चीज़ें दो चाहिए, हमें उसका ईमेल एड्रेस चाहिए और हमें उसका नेम चाहिए। तो हमें नेम और ईमेल एड्रेस चाहिए। अच्छा अब हम टोकन जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक जिस वक्त लॉगिन कर रहा होता है वो उस वक्त तो वो एक्सेस टोकन देते हैं। एक्सेस टोकन के लिए इन्होंने हमें जो पीछे क्लास में इन्होंने जनरेट टोकन का फंक्शन बनाया था वो कॉल किया है। वो तीन चीज़ें ले रहा है ये पीछे। अच्छा ये तीन चीज़ें लेता है, ठीक है। दो चीज़ें, दो चीज़। हाँ दो चीज़ें लेता है, एक उसका डेट डेटा। और एक्सपायरी टाइम। ठीक है, एक्सपायरी टाइम और डेटा। बिल्कुल। ठीक है, यूजर का जो डेटा है। तो आगे ठीक है, अच्छा ठीक अब है। अगर इसमें डिफाइन ही डेटा में क्या क्या इंक्लूड है। डेटा ये रहा ना, यहाँ से उठ के आया। डेटा ये आ के रहा है अंदर ना, डेटा डिफाइन। डेटा नेम आ रहा है। हाँ और डेटा नेम और डेटा ईमेल चाहिए बस, ठीक। हाँ हाँ। तो इसमें मतलब यूजर का डेटा आ गया और एक्सपायरी टाइम आ गया। अच्छा अब फिर उसके बाद रिफ्रेश टोकन और इसमें थोड़ा सा ये फर्क होता है कि टाइम डिफरेंस का फर्क होता है। रिफ्रेश एक्सेस टोकन फर्स्ट टाइम बनता है, रिफ्रेश टोकन जो है फिर वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। जब वो एक्सपायर हो जाता है एक्सेस टोकन, तो फिर रिफ्रेश टोकन ऑटो जनरेट होता है। तो आप आपका माउस थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे प्लीज, पता नहीं वेरिएबल उसमें इन्होंने, हाँ हाँ, उसमें भी इन्होंने यूजर का डेटा डाल दिया है और टाइम दे दिया है। और ये सब जो जो टाइम ये जो है ना रिफ्रेश टाइम एक्सपायर, ये इन्होंने सेटिंग में डिफाइन किया हुआ है। आप सेटिंग में जाएंगे ना तो ये इन्होंने वहाँ पे बाकायदा ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये डिफाइन किया है। देखें कि ये इसकी ये बहुत अच्छा बताया था बिलाल ने
आई थिंक इसको रिवाइज करने की ईएनवी में जरूरत है। मौजूद है, ईएनवी में एग्जैक्ट टाइम और वो मौजूद है, यहाँ पर हमने हाँ कॉल क्या, किया हुआ है खाली उसके, सिर्फ कॉल किया हुआ है तो इसको कॉल डिफाइन करने किया की तो हुआ जरूरत है नहीं है। ईएनवी में। हाँ 60 मिनट सेकेंड्स, 60 मिनट्स और 10 डेज 10 का डेज। हमारा रिफ्रेश हुआ है, ठीक है। हाँ, वो पहले दिया हुआ था, वो ENV में दिया हुआ है, एनवायरमेंट में दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आगे जल्दी देख लें। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, इस तरह से हम, हाँ, टोकन हमारे पास टोकन आ गया, रिफ्रेश टोकन आ गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास रिफ्रेश टोकन ही आता है। और फिर उसको हमने क्या किया, सेशन लिया, उसमें कमिट ऐड किया, टोकन को जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं, फिर उसको हमें कमिट कर दिया। और फिर रिटर्न जो हमने किया, रिटर्न में हमारे पास एक्सेस टोकन देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जनरेट होता है। और जब एक्सेस टोकन खत्म हो जाएगा तो हम रिफ्रेश टोकन ऑटो ऑटो जनरेट हो जाएगा, तो हमने रिटर्न में दोनों डाल दिया। आई थिंक ये सब आसान था, मतलब अब पहले मेरे वो से इन्होंने एक्सेस बड़ी मदद टोकन है। देगा हमें, क्योंकि वो हम्म। डायनेमिक बना हुआ है पीछे, तो इस वक्त इसमें दोनों काम हो रहे हैं, तो वो एक्सेस हमें पहले देगा। और जैसे ही हमारा एक्सेस एक्सेस एक्सपायर हो जाएगा, वो हमें एक नया टोकन जनरेट करके देगा, जिसकी लाइफ टाइम 10 डेज की होगी। नहीं नहीं, तो दोनों जब भी दे देगा ना, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन जब ही दे एक देगा। साथ दोनों भेजेगा, अच्छा जी दोनों दोनों एक एक साथ साथ। बने जनरेट होंगे और दोनों एक साथ भेज देंगे। लेकिन हम्म। वर्किंग में दूसरा रिफ्रेश वाला उसके एक्सपायर होने के बाद आएगा। जी, रिफ्रेश टोकन हम इसीलिए देते हैं कि अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाए ना, तो रिफ्रेश टोकन ना, फिर एक्सेस टोकन को जनरेट करने के लिए ना हम रिफ्रेश टोकन यूजर को देते हैं, ठीक है। एक्सेस को रिफ्रेश करने के लिए हम रिफ्रेश टोकन उसको देते हैं ना। बस इतना सा ठीक बात है, है। रिफ्रेश के अंदर एक्सेस की मेमोरी होती होगी। नहीं नहीं, दोनों के अंदर रिफ्रेश टोकन के अंदर बात दफा ना हम क्या बोलते हैं, सिर्फ ना कम मेमोरी रखते हैं ना, डेटा वेटा कम रखते हैं बिल्कुल ना, एज कम्पेयर टू एक्सेस टोकन ना। तो एक्सेस टोकन जब हमारा एक्सपायर हो जाता है ना, तो हम खुद ही फ्रंट एंड पे लॉजिक लगाते हैं कि यार चेक करो कि एक्सेस टोकन क्या एक्सपायर हो गया। अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया तो आप क्या करो, अब हम ना रिफ्रेश टोकन की मदद से हम बोलते हैं कि डेटाबेस में जाओ, फिर बैकएंड पे जाओ, रिक्वेस्ट मारते हैं कि ना यार यूजर को टोकन गेट करके हमें दे दो। तो वो टोकन रिफ्रेश टोकन की मदद से रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड पे, और वो रिफ्रेश टोकन को बेसिकली डिकोड करके डेटा मंगवाता है। और फिर वो हम देखेंगे ना, पर इतना याद रखें कि रिफ्रेश टोकन की मदद से हम एक्सेस टोकन वापसी जनरेट कराते हैं, और फिर बैकएंड हमारा एक्सेस टोकन जनरेट करता है, और फिर वो एक्सेस टोकन ना हमारे क्या बोलते हैं वापसी फ्रंट एंड में आता है, और फिर रजिस्टर हो जाता है, फिर हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है, फिर रिफ्रेश टोकन जाता है, फिर हमारा ऐसा काम होता है ना। और जैसे रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो जाता है ना, फिर यूजर को लॉग आउट किया जाता है, और फिर यूजर को बोला जाता है आप वापसी लॉग इन हो, और फिर यूजर लॉग इन होता है, फिर एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन वापसी जनरेट होता है, तो ये कहानी चलती रहती है ना। सही, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग नॉर्मली एक ही पासवर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, तो नहीं वो नहीं, उसी की पासवर्ड तो बेस पर अपना टोकन बार बार रिफ्रेश और एक्सेस बनाता रहता है, मैं ये पूछना चाह रही थी। जी बिल्कुल। फिलहाल अभी तक ऑथेंटिकेशन ही हुई है ना। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो आपने पीछे लॉजिक लिखी हुई है ये एक्सेस टोकन जनरेट करने की JWT से, अभी जो दिखाया था आपने, अगर आप उसको बिल्कुल तेजी से एक बार अगर रिवाइज करवा दें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो एहसान? मैं तबीयत कैसी? मैं ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो एहसान? माशाल्लाह। यार मैं ठीक था। अच्छा, जनरेट टोकन बेसिकली ये डेटा लेगा एक, तो ठीक है, जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो हम इसके बेसिकली पैरामीटर के थ्रू ना हम डेटा लेंगे और एक्सपायरी टाइम लेंगे ना, ठीक है, वो तो कुछ भी हो सकता है, एक्सपायरी टाइम और डेटा भी कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने लगा ट्राई करो और ट्राई करो, जब तक ट्राई करो जब तक कोई एरर नहीं आता ना, फिर वो एक्सेप्शन में चले जाएगा ना। तो मैंने इसको पहले डेटा को मैंने कॉपी करा, जो भी डेटा मेरे पास मैं दे रहा हूँ इसको कॉल करते हुए, मैंने उसको कॉपी कर लिया ना। कॉपी कुछ नहीं है, एक डिक्शनरी का ना एक मेथड है कॉपी करने के लिए ना, तो मैंने डेटा डॉट कॉपी करके उस डेटा की मैंने कॉपी बना के इधर टू इनकोड डेटा में रखवा दी ना, ठीक है। वो पूरा डेटा कॉपी होके इसे इधर रख दिया, और फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई टू इनकोड डेटा को आप अपडेट कर दो, क्योंकि जाहिर बात है पूरा ऑब्जेक्ट पूरी डिक्शनरी इसके अंदर आई हुई होगी ना, तो डिक्शनरी का एक और मेथड भी है जिसको हम कहते हैं अपडेट, ठीक है। तो मैंने कहा टू इनकोड डेटा डॉट अपडेट, अपडेट कर दो उस पूरी डिक्शनरी को, किससे अपडेट कर दो, इस ऑब्जेक्ट से, इस डिक्शनरी से अपडेट कर दो। तो होगा क्या, इस डिक्शनरी के अंदर पहले से क्या मौजूद होगा, डेटा मौजूद होगा, जिसको हमने डिफाइन करा हुआ है। अगर मैं इधर आके देखूं तो यूजर नेम और यूजर ईमेल, ठीक है, तो उसमें पहले ट्विन कोड डेटा के अंदर जाके अपडेट अपडेट कॉपी होगा। उसके बाद ट्विन कोड डेटा से जैसे ही अपडेट होगा ना, तो क्या करेगा वो इधर एक और की डाल देगा जो हमने इधर डिफाइन करी हुई है, उसका नाम क्या है, एक्स।
एक्सपायरी या एक्स नाम के रख दिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स नाम के इधर की रख दी, और फिर जो इसकी वैल्यू है ना वो बेसिकली है एक्सपायरी टाइम। एक्सपायरी टाइम वो है जो हम इस टोकन को पास करते हुए इसके दूसरे पैरामीटर में एक्सपायरी टाइम देना, तो वो इससे अपडेट कर देगा। अब JWT की वो है कि वो जब इनकोड कराना होता है ना, तो इसको ये ऑथेंटिकेशन और ये एक तरीके से प्रोवाइड करना होता है ना डेटा। तो हमने क्या क्या चीजें दी, हमने टू इनकोड डेटा के अंदर बेसिकली अब जो होगी ना चीजें, अब डेटा होगा, सबसे पहले डेटा को मैंने कॉपी करा दिया, उसके बाद मैंने डेटा को अपडेट कराया, तो बेसिकली उसके अंदर एक और की हो गई होगी, इसी टू इनकोड डेटा के अंदर एक और की हो गई जिसको हम कहते हैं एक्स कह के इधर कह रहे हैं, और जिसकी वैल्यू होगी वो होगी एक्सपायरी टाइम, जो हम इसको पास करेंगे इधर से ना पैरामीटर के थ्रू, और फिर ये पूरा डेटा एक तरीके से यूजर नेम, यूजर ईमेल और एक्सपायरी टाइम के साथ ना अपडेट हो जाएगा एक तरीके से ना। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा JWT.encode, यानी JWT आप इनकोड करो। इनकोड करते हुए हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, और डीकोड करते हुए हम क्या करते हैं, हम इसको सीक्रेट की प्रोवाइड करते हैं, जो हमें हमने डेटा प्रोवाइड किया होता है ना इनकोड करते हुए, वो हमें डीकोड करते हुए दे देता है ना, वो हम देखेंगे कैसे होता है। तो हमने क्या कहा, हमने बोला JWT आप अपने एल्गोरिथम के थ्रू ना और मेरी सीक्रेट की के थ्रू इस डेटा को अपडेट कर दो, इस डेटा को इनकोड कर दो। अब इनकोड करते हुए, इनकोड अगर हम देखें ना तो एक अनरीडेबल फॉर्म में डेटा होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते ना, तो इनकोड उसी को कहते हैं ना। तो इनकोड कर दो आप कौन किसको, हम मैंने बोला इस डेटा को इनकोड कर दो जिसके अंदर एक्सपायरी टाइम भी है और जो चीजें है ना उसको इनकोड कर दो, ठीक है। और मैंने कहा, मैंने ना कि यार सीक्रेट की मैंने इसको प्रोवाइड कर दी, मैंने सीक्रेट की वो होगी जो मैं आपको दूंगा। मैं बाज दफा ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा होता है ना इनकोड करते हुए जो डेटा होता है, वो बेसिकली ना बाज दफा अगर मैंने ये डेटा ना किसी और को दे दी ना, तो उसको जो मैंने डेटा के अंदर स्टोर किया हुआ होता है ना इनकोड करते हुए, जो चीजें मैंने जैसे नेम और ईमेल दिए ना, तो उसको पता चल सकती है ना, अगर वो सिर्फ इनकोड करने का कोई प्रोसेस अगर वो ले लेना, इनकोड मेरा डेटा ले ले इधर से ना, इनकोड हुआ हुआ जो डेटा होगा ना, जो एक फॉर्म होगी स्ट्रिंग की ना, अगर वो ले लेना किसी को मिल जाए, तो वो आसानी से ना मेरे डेटा को डिकोड करके ना उसके अंदर से जितनी भी चीजें होंगी ना वो निकाल सकता है। तो मैंने कहा भाई कोई भी निकाल नहीं सकता, उसको अगर निकालनी होगी ना तो वो मुझे एक सीक्रेट की पास करेगा जो मैंने इनकोड करते हुए दी है ना। तो इससे हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाती है ना इसकी। तो सीक्रेट की मैंने इसको पास कर दी, सीक्रेट की क्या है, कुछ नहीं है, मैंने एक सेटिंग्स बेसिकली सीक्रेट की ना मैंने उधर क्या बोलते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर सीक्रेट की इधर प्रोवाइड किया है ना, ठीक है। तो आप इसको अपनी तरफ से जनरेट भी करा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। जनरेट कराने का हमने देख लिया था कि रैंडम माइनस माइनस हेक्सल के थ्रू ना हम किसी भी की को ना हम उसको एक इंटीजर प्रोवाइड कर देते हैं कि जितने करेक्टर्स जनरेट करने हैं ना, तो 30 करेक्टर्स हमें जनरेट कराने थे, वो इसने करा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली फिर क्या करेगा ये एक इनकोड हुआ हुआ डेटा मुझे प्रोवाइड कर देगा जो स्ट्रिंग होगी जिसकी टाइप, और वो इस टोकन में आ जाएगा। और फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने अगर मैं इस टोकन को कवर करूँ तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है ना, ठीक है। और फिर मैंने इसको एक एल्गोरिथम भी प्रोवाइड कर दिया ना, जिस एल्गोरिथम की बेस पे ये क्या करेगा, डेटा को इनकोड करेगा, ठीक है। बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं जिसमें से HS256 और भी बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो वो मैंने फिर क्या करा, मैंने टोकन को फिर रिटर्न करा दिया, जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा मेरे पूरे टोकन को डेटा को इनकोड होने का, उसके बाद रिटर्न करा दिया, ठीक है। अगर इस पूरे क्या बोलते हैं टोकन को जनरेट कराने में अगर किसी तरीके का भी एक्सेप्शन होगा ना, तो मैंने कहा कि अगर क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या किस चीज का एक्सेप्शन आ सकती है ना, किस चीज की एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो JWT का काम करे ना, तो हो सकता है JWT की तरफ से कोई भी एक्सेप्शन रेज हो सकती है ना। तो मैंने कहा मैंने एक्सेप्ट आवाज आ रही है, ठीक है। मैंने कहा कि JWT की तरफ से अगर कोई भी एक्सेप्शन रेज होना, तो मैंने उसको किसी एक्सेप्ट के अंदर रख दिया, हमने ये देखा हुआ है पाइथन में ना। तो ये क्या करेगा, पहले ट्राई करेगा, फिर ट्राई करने के बाद कोई भी रेज होगी ना एक्सेप्शन, अगर वो JWT की तरफ से होगी ना, तो वो चेक करेगा क्या वो JWT का एरर है। JWT एरर बेसिकली हमें JWT प्रोवाइड करता है ना, ये JWT ना जॉस एक लाइब्रेरी है जो JWT के ऊपर एक लेयर है ना जो हमें JWT से कनेक्ट कर देती है जॉस ना, ठीक है। तो उसके थ्रू हमने JWT एरर मंगवा लिया, अगर किसी भी तरीके के एरर होंगे ना JWT की तरफ से, तो वो इधर आ जाएंगे, और मैंने उन एरर को एज करके एक निक नेम दे दिया JE के नाम से ना, ये एक निक नेम है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो JE मैंने फिर क्या करा दिया, मैंने रेस करा दिया इधर से ना, हम रिटर्न भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं इस एरर के साथ ना। तो ये एक प्रोसेस होता है टोकन को जनरेट कराने का, बेसिक्स है ना, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे ही डेटा पास करूंगा, तो मैंने इधर क्या करा, मैंने इस डेटा बना लिया अपनी तरफ से, जो मैं डेटा सबसे पहले मैंने क्या करा, यूजर का इधर सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कर लिया, जो राइला बाजी ने हमें बताया ना, जो भी पासवर्ड को पहले यूजर को चेक करा, पासवर्ड वेरीफाई करा उसका पासवर्ड ना, और जो भी प्रोसेस हमें करना था हमने कर लिया, वो आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, बाकी ये राइला बाजी ने अच्छे तरीके से बता दिया। और फिर मैंने एक्सेस टोकन को जनरेट करा, जनरेट टोकन और डेटा प्रोवाइड कर दिया जो इधर से आ रहा था, और फिर एक्सपायरी टाइम मैंने प्रोवाइड कर दिया जो ENV के अंदर मैंने रखा है ना एक्सेस टोकन का ना, फिर मैंने उसको एक्सेस टोकन करके इधर ले लिया। और फिर रिफ्रेश टोकन मैंने जनरेट करा, डेटा मैंने वही रख दिया, अदरवाइज आप इसके अंदर से ईमेल भी निकाल सकते हैं ना, जो भी चाहे निकाल सकते हैं या, ठीक है। रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया एक्सपायरी टाइम, और फिर मैंने टोकन का एक स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन करा,
जो बेसिकली हमने डेटाबेस के अंदर बनाया हुआ है ना स्ट्रक्चर, तो मैंने उस टोकन को डिफाइन कर मिला उसके एक टेबल बना दो जिसके अंदर रिफ्रेश टोकन आप रख दो, जो रिफ्रेश टोकन मैंने इधर से बनाया है, ठीक है। और फिर टोकन हमारे पास इधर आ जाएगा, टोकन को फिर मैंने ऐड कर दिया सेशन के अंदर, कमिट कर दिया और मैंने रिटर्न करा दिया एक्सेस टोकन। तो ये बेसिकली एक साइन अप का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें ये सारा काम करना पड़ता है ना। बाद वेबसाइट में मैंने आपको बताया कि ना टोकन जो भी टोकन की जनरेशन का जो भी प्रोसेस होता है ना वो हम लॉगिन की बेस पे करते हैं ना। बाद वेबसाइट में ऐसा काम होता है, अक्सर वेबसाइट में ऐसा काम होता है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम साइन अप, क्योंकि असल जो मकसद होता है ना एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन का, वो लॉगिन की बेस पे यूजर को टोकन जनरेट करा के उसकी कुकीज में रखवाना, ठीक है। असल मकसद यही होता है। तो क्योंकि हमें साइन अप करते हुए जाहिर सी बात है हम साइन अप करेंगे उसके बाद क्या लॉगिन वापसी करेंगे यूजर को कि साइन अप करा, उसका फिर हम बोलेंगे कि यार यूजर लॉगिन करो क्योंकि मुझे आपका ना रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन आपकी कुकीज में रखवाना है। तो ऐसा प्रोसेस तो नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये करा, मैं साइन अप के प्रोसेस के अंदर ही ना मैंने क्या बोलते हैं एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन का भी काम करवा दिया, ताकि मुझे उसको वापसी लॉगिन नहीं कराना पड़े। इधर हम एक और काम ये कर सकते हैं, अगर हम अपनी इसके अंदर फंक्शनैलिटी को अगर ऐड करना चाहे ना, तो हम ये काम कर सकते हैं, हम इधर ना साइन अप के प्रोसेस के अंदर ही ना लॉगिन का प्रोसेस कॉल कराते हैं, ठीक है। और हम उसको वो चीजें पास करते हैं जो लॉगिन का प्रोसेस मांगता है, ठीक है। तो हमें यूजर को सिर्फ साइन अप कराना पड़ेगा, और इस यूजर को सबसे साइन अप होते हुए यूजर मुझे जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा ना पहले वो इधर तक चेक होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जनरेट टोकन्स नहीं होंगे, टोकन जनरेट नहीं होगा, इधर लॉगिन की फंक्शनैलिटी कॉल हो जाएगी। लॉगिन की फंक्शनैलिटी क्या मांगती है, अगर मैं कहूँ कि यूजर साइन अप करते हुए नेम भी लेता है, फॉर्म जो होता है यूजर का वो नेम भी लेता है, ईमेल भी लेता है, पासवर्ड भी लेता है, लेकिन लॉगिन करते हुए हम क्या लेते हैं उससे सिर्फ यूजर ईमेल और पासवर्ड लेते हैं ना। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इधर डेटाबेस का पूरा एक्सेस तो हो गया ना, एक्सेस इस यूजर के थ्रू, ठीक है। इस यूजर के अंदर यूजर की ईमेल भी है, पासवर्ड भी है। तो मुझे लॉगिन के अंदर सिर्फ एक काम करना होगा, मैं उसको यूजर ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा और डेटा वो खुद ही कर लेगा। यूजर ईमेल और पासवर्ड नेम से जाहिर सी बात है वो लॉगिन का भी एक प्रोसेस होगा ना पूरा, कि यूजर को चेक करना कि यार पहले से डेटाबेस में एक्सेस करता है, अगर है तो फिर कराना उसको, अदरवाइज उसको लॉगिन भी नहीं करा देना। उसको बोलते हैं ना कि आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो भी गलत है ना चीज, या जो भी हम लॉगिन की फंक्शनलिटी ऐड करते हैं ना तो वो एक लॉगिन का प्रोसेस होता है ना। तो मैंने इधर एक अलग से मैं चाहूंगा बनाना, बाद में देखेंगे हम, लेकिन अभी के लिए मैंने इधर ना एक सिंपल रखने के लिए ना मैंने क्या बोलते हैं इधर ही मैंने रख दिया ना टोकन्स का जो भी प्रोसेस होता है ना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया साइन अप का एक प्रोसेस ना, बहुत आसान सा प्रोसेस ना। अब लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लॉगिन का कंट्रोलर लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगर उसमें कोई लॉजिक लगी तो वो भी लगाएंगे, दैट सी बात है, ठीक अच्छा, है। थैंक यू सो मच, ये मुझे समझ में आ गया ऑथेंटिकेशन, वो जो टोकन का आपने बताया था ना जनरेट करने का। अच्छा, दूसरा सवाल ये मेरा है आपसे कि ना जब लॉगिन एक बार कर दिया यूज़र ने, उसके बाद हमने उसको टोकन दे दिया, कुकीज़ में सेट करा दिया, अब जब भी वो कोई भी कॉल भेजेगा हमारे पास तो हमेशा अब टोकन आ रहा होगा ना, यही वाला हमारे पास जो एक्सेस टोकन है। बिल्कुल और ऐसे, यही हम पहले चेक करके उसके बाद ही फिर जो भी उसका मतलब जो भी उसकी रिक्वेस्ट है हम वो फिर कर रहे होंगे उस पे काम। बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि एक्सेस टोकन का जो है टाइम होगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हमें रिफ्रेश टोकन की मदद से एक और नया बनाना पड़ेगा। क्यों बिलाल भाई, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ऐसे वो हम देखेंगे साइड से बात, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम अब लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लॉगिन में जो भी चीज़ें होंगी लिखना वो लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं लॉगिन की फंक्शनलिटी को देखूं तो मुझे यूज़र का जाहिर सी बात है एक फॉर्म फिल कराना पड़ेगा ना, और उसके अंदर यूज़र का ईमेल आएगा और ईमेल और पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो ओथ फॉर्म को भी हम देखेंगे, लेकिन अभी कस्टम बनाते हैं ना फॉर्म, और फिर उसके बाद जाते हैं उसकी बेस पे ना। तो लॉगिन का एक मैं कंट्रोलर लिखना स्टार्ट करूँ, जैसे साइन अप का इधर लिखा था, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या एक फॉर्म देगा यूजर ना जिसके अंदर ईमेल और सिर्फ पासवर्ड देगा, ठीक है। तो मैं उस फॉर्म को इधर लिख लेता हूँ, यूजर लॉगिन फॉर्म। अच्छा हम देख लेते हैं हमने वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करें, तो अंडरस्कोर करके डिफाइन करें ना, तो इसी तरीके का प्रोसेस लेके चलेंगे पूरे कंट्रोलर के अंदर अंडरस्कोर करके, यूजर लॉगिन और अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई टाइप होगी, तो टाइप को डिफाइन कर लेते हैं पहले ना। उसमें भी हम जाएंगे जब हम ऑथ फॉर्म को यूज करेंगे ना, लेकिन अभी सिंपल रखने के लिए ना टाइप डिफाइन कर लेते हैं ना, जहाँ पे हमने सारी टाइप्स बताई हैं। इधर हमने एक यूटिलिटीज का एक बनाया हुआ फोल्डर जिसके अंदर हमने एक्सेप्शन इंपोर्ट्स बताए हुए हैं, जो भी हम इंपोर्ट्स करेंगे ना तो हमने इधर ही कर लिया ना सिर्फ, और फिर इधर से ही हम क्या बोलते हैं सारी जगह मंगवाने। और टाइप्स हमने डिफाइन कर लेते हैं, टाइप्स अभी तक कोई डिफाइन नहीं करी टाइप्स, बल्कि नहीं मॉडल्स डिफाइन कर लेते हैं ना। तो यूजर मॉड्यूल में आते हैं, एक यूजर का मॉड्यूल है जो बेसिकली नेम ईमेल और पासवर्ड लिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसको और सिंपल रखते हैं, और क्या करते हैं एक यूजर का मॉड्यूल बनाने से पहले लॉगिन का मॉड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। लॉगिन मॉड्यूल जाहिर सी बात है एसक्यूएल मॉड्यूल से इनहेरिट होके आएगा, और टेबल तो होगा नहीं। इसके अंदर हम सिर्फ ना यूजर का क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, यूजर का ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, यूजर अंडरस्कोर करके लिखा हुआ है अंडरस्कोर ईमेल, और जाहिर सी बात स्ट्रिंग होगा,
और क्या होगा, यूज़र पासवर्ड होगा। ठीक है, और इधर से मैं इस ईमेल को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इनहेरिट करा लेता हूँ अपने यूज लॉगिन मॉडल से ना। तो अब खुद ब खुद इसके अंदर ये वाली चीज़ें तो हो जाएंगी और ईमेल नेम खुद ब खुद आ जाएगा ना। तो अब मैं जब इसको कॉल करूंगा ना तो मुझे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। इधर आते हैं, इसको कॉल कराते हैं। कॉल कराने से पहले हम अपने इंपोर्ट्स में करा लेते हैं ताकि हमें अगर कहीं भी मंगवाना हो ना तो सिर्फ हम उस इंपोर्ट की फाइल को कॉल करेंगे ना। तो इधर हमने मंगवाया हुआ होगा यूजर मॉडल्स के अंदर से यूजर मॉडल, और इधर लॉगिन मॉडल भी मंगवा लेते हैं। तो इधर से हम इंपोर्ट्स के अंदर से हमने जितनी भी चीज़ इंपोर्ट कर ली हैं और भी चीज़ें कर लेते हैं। यूजर मॉडल के बाद हम लॉगिन मॉडल, इसको हम टाइप दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो यूजर लॉगिन फॉर्म के अंदर मुझे क्या बोलते हैं, यूजर लॉगिन फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लॉगिन फॉर्म के अंदर सबसे पहले अगर मैं देखूं मुझे क्या क्या चीजें करनी है ना, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है जो भी मुझे चीज प्रोवाइड करेगा मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा, यूजर को सेलेक्ट करूंगा, जाहिर सी बात है, और मुझे चेक करना है कि क्या ये यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा यूजर को। ठीक है, जो स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर चेक करूंगा कि क्या लॉगिन फॉर्म के अंदर जो ईमेल है और पासवर्ड है क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर करता है तो आप क्या करना है, इसको वेरीफाई, अदरवाइज वेरीफाई करना, यानी कि इसको ऑथराइज करना, अदरवाइज आप इसको कहना कि इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन हम रेज कराना चाहेंगे ना। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं यूजर को ना। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट भी करा लेते हैं इसी वक्त। सेशन डॉट एग्जीक्यूट, सेशन जाहिर सी बात है इधर से हम ले लेंगे। जब हम कॉल करेंगे तो हम कहेंगे कि यार आप मुझे सेशन भी प्रोवाइड कर देना। ठीक है, सेशन की टाइप सेशन है। अब ठीक है, सेशन डॉट एग्जीक्यूट। तो ठीक है, हमें सारे यूजर्स इधर से मिल जाएंगे ना। तो हमें सारे यूजर्स ही चाहिए था ना, अब फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे ना। सारे यूजर्स हमारे पास आ गए। अब हमें ये करना है, सबसे पहले तो यूजर को, यूजर की ईमेल को वेरीफाई करना है और पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के बाद वेरीफाई करना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर तो मिल गया ना हमें। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर्स को अगर मैं देखूं तो यूजर्स के ऊपर एक जनरेटर आ रहा होगा ना, तो मैं इसके ऊपर लूप भी लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं डॉट ऑल कर दूं तो मेरे पास, चलो देखते हैं, फॉर यूजर इन यूजर्स। ठीक है, और सारे यूजर एक एक करके आ जाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या करना है, यूजर की ईमेल चेक करनी है कि यूजर अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू यूजर डॉट यूजर ईमेल। ठीक है, जो मुझे प्रोवाइड करेगा मैंने पहले उसको रख लिया ना इधर। उसके बाद मुझे क्या करना है, अच्छा ये क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे यूजर का पासवर्ड ले लेना है, हैश पासवर्ड जो मुझे देगा तो मैं उसको हैश पासवर्ड कह लेता हूँ, हैश पास करके ले लेता हूँ। और वो क्या होगा, वो यूजर पहले से एक्सेस करता होगा ना ये पासवर्ड और ईमेल, तो इसीलिए यूजर पासवर्ड। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको हैश में भी कन्वर्ट करा लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड वेरीफाई पासवर्ड के थ्रू ना। तो वेरीफाई पासवर्ड हम कर लेते हैं, या मैं इसको नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट ना वेरीफाई पासवर्ड वाले को कॉल करा देता हूँ, वेरीफाई पासवर्ड। ठीक है, वेरीफाई पासवर्ड को सबसे पहले हैश प्रोवाइड करना होता है। जो हैश होगा ना वो चेक करेगा क्या ये हैश इस प्लेन टेक्स्ट का पेरेंट, पेरेंट तो नहीं, इस प्लेन टेक्स्ट का इंस्टेंस है। यानी कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना, ये जो हैश है ना, क्या ये इस प्लेन टेक्स्ट से बना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पासवर्ड जब बनाते हैं तो हम उसको, जब हम साइन अप कर रहे होते हैं ना तो हम उसको एक पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं जो बेसिकली बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर प्लेन टेक्स्ट होता है, जैसे बिलाल रजा 123, एक प्लेन टेक्स्ट एक पासवर्ड है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वो बिलाल रजा 123 को हैश में करने का एक प्रोसेस होता है जो हमने ऊपर कराया हुआ है, पासवर्ड इनटू हैश ना। ठीक है, तो यानी कि जो हैश बना है और हैश डेटाबेस में स्टोर होता है, तो जो हैश बना होता है बिलाल रजा 123 का, अगर हैश बना है 12345, ठीक है, तो वो हैश किससे बना है, वो बिलाल रजा से बना है। ठीक है, अब मुझे वेरीफाई कराना है उस हैश को ना, उस प्लेन टेक्स्ट को वेरीफाई कराना है क्या ये बिलाल रजा से, बिलाल 12345 क्या ये बिलाल रजा से बना है। तो हम उसको पहले प्रोवाइड करेंगे हैश हुई हुई चीज ना। तो जाहिर सी बात है डेटाबेस के अंदर हैश हुई हुई चीज रखी हुई होगी, तो मैंने उसको हैश हुई हुई चीज दे दी, मतलब यूजर डॉट यूजर पासवर्ड, ये डेटाबेस की चीज है ना। यूजर पासवर्ड मतलब ये आपका हैश हो गया, हैश हुआ हो गया। और जो आप प्रोवाइड करोगे ना मुझे प्लेन टेक्स्ट, वो आपको चेक करेगा कि यार क्या जो हैश हुआ हुआ पासवर्ड है क्या ये इसका इंस्टेंस है। ठीक है, जो आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो।
क्या है, इसका इंस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है अगर होगा तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा। तो लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं लॉगिन फॉर्म डॉट और कह देगा यूजर पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारी इस प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा ये, और ये हमारा आ जाएगा हैश पासवर्ड। तो वो इन दोनों को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अगर मैं इस पर होवर करूंगा तो मुझे एक बूलियन रिटर्न करेगा ना, ठीक है, बूल रिटर्न कर रहा है जो ट्रू या फॉल्स होगी। तो मैं उसको कह लेता हूँ कि इस पासवर्ड एग्जिस्ट, या वेरीफाई पासवर्ड भी कह सकता हूँ, वेरीफाई अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ना, असल काम तो अब है, ये मैंने सिर्फ अभी अभी तक पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन करा ली। अब मुझे चेक करना है इफ, ठीक है, अब इफ यूजर अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू ये जो ईमेल है, क्या ये, यानी यूजर की जो ईमेल है, क्या वो डेटाबेस की ईमेल में रखी है, डेटाबेस की ईमेल तो अभी ले लेना, तो क्या वो लॉगिन फॉर्म की ईमेल में है, लॉगिन फॉर्म डॉट यूजर ईमेल, ठीक है। तो अगर ये होगा तो वो क्या कहेगा, ट्रू कहेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा ना, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, यूजर अंडरस्कोर ईमेल मैंने ले लिया और मैंने उसको चेक कर लिया क्या ये है, ठीक है। लूप चलता रहेगा, एक एक करके मेरे पास चीजें आती रहेंगे ना। तो अगर ये दोनों चीजें होंगी ना, एंड करके कह लेता हूँ, एंड और जो वेरीफाई पासवर्ड है, ठीक है, अगर ये दोनों चीजें ट्रू होंगी, यानी कि पासवर्ड भी मेरा पहले से डेटाबेस में एक्सेस करता होगा और यूजर की जो ईमेल है वो भी पहले से डेटाबेस में एक्सेस होंगे, तो मुझे आगे का प्रोसेस कराना है, ठीक है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस को अगर फॉल्स हो गया ना, तो मैं क्या कहूंगा, मैं जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसको एक्सेप्शन रेज करा दूंगा। तो मैं पहले एक्सेप्शन रेज कराना चाह रहा हूँ अपनी कंडीशन की बेस पे ना, तो इस कंडीशन को ऐसा बदलें, कैसे बदलें, कि पहले ये चेक करे कि यार क्या ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं करती ना तो क्या करे, तो वो मुझे एक्सेप्शन रेज करा देना। तो मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ इस कंडीशन को ना, मुझे इधर ही एरर रेज कराना है इसी लाइन के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ क्या यूजर ईमेल इज नॉट इक्वल टू लॉग इन फॉर्म डॉट यूजर ईमेल। मुझे ये चेक करना है कि सारी सी बातें लूप चलेगा, एक एक करके मेरे पास यूजर आएंगे ना, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसी में ही काम कर लेते हैं अपने आगे का प्रोसेस ना। तो अभी क्या काम करना है, यूजर वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। तो अब मुझे आगे का काम करना है कि जनरेट टोकन जनरेट कराने, क्योंकि लॉगिन जब भी करेगा जब उसके टोकन सारे एक्सपायर हो जाएंगे ना, वेरीफाई एक्सेस टोकन भी एक्सपायर हो जाएगा और रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो जाएगा ना, फिर उसको लॉगिन करना पड़ेगा ना वापसी। तो अब लॉगिन कर रहा है तो मुझे जनरेट टोकन करा लेते हैं, टोकन जनरेट कराना है, तो दोनों टोकन्स को ना वापसी इधर मंगवा लेते हैं और इसको डेटा भी प्रोवाइड कर देंगे। डेटा कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, ये जो यूजर है ना हमारे पास, इधर से डेटा प्रोवाइड कर देंगे, और फिर हम क्या बोलते हैं आगे आगे का प्रोसेस करते हैं ना, ठीक है। अ, ठीक है, तो इस इन टोकन्स को वापसी मंगवा लेते हैं, इस पूरे इसको ही ना डेटा को ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डेटा आ गया और इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, हम्म, अरे यार वापसी बना देते, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सेस टोकन को जाहिर सी बात है अपने रिफ्रेश टोकन को हमने डेटाबेस में रखवाना है, क्योंकि जब यूजर रिफ्रेश टोकन की मदद से क्या कर रहा होगा, रिफ्रेश टोकन जब हमें प्रोवाइड करेगा ना, तो हमें यूजर को क्या कराना है, यूजर को वापसी एक्सेस टोकन देना है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है हम उस टोकन को भी तो हमें चेक करना है ना कि क्या इस टोकन की जो चीजें हैं, क्या डेटाबेस में ऐसा टोकन रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है डेटाबेस में ऐसा टोकन, तो आप क्या बोलते हैं टोकन को वापसी एक्सेस टोकन को जनरेट कर दो। दो चीज हम कर सकते हैं रिफ्रेश टोकन के साथ, एक तो ये कि हम डिकोड कराएं और चेक करें क्या इस तरीके का यूजर पहले से डेटाबेस में एक्सेस करता है, ठीक है। अगर करता है तो आप करो ना काम, अदरवाइज आप क्या बोलते हैं मना कर दो उसको ना। और एक और काम हम ये करेंगे, जब हम टोकन की सर्विस जब हम बनाएंगे ना, और हम काम ये करेंगे कि रिफ्रेश टोकन को हम चेक कर लें क्या डेटाबेस में ऐसा रिफ्रेश टोकन इस यूजर की आईडी के साथ स्टोर है, अगर है तो आप क्या करो एक्सेस टोकन बनाओ, अदरवाइज आप उसको मना कर दो ना, ठीक है। रिफ्रेश टोकन इसीलिए करते हैं ना हम। तो टोकन जाहिर सी बात है डेटाबेस में भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटाबेस में हम क्या करेंगे, हम इधर बनाते हैं सीधा सीधा टोकन का वो मंगवा लेते हैं, ठीक है। और टोकन के अंदर रिफ्रेश टोकन इक्वल टू रिफ्रेश टोकन, ठीक है।
ये मेरा पूरा प्रोसेस हो गया। अब डेटा मेरे पास आ गया, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, सेशन को मंगवा के सेशन डॉट ऐड, और वो टोकन जो बनाया ना, ठीक है, इस टोकन को रखवा दो, सेशन डॉट कमिट। और फिर क्या करना है मुझे, फ्रंट एंड में भी तो भेजना पड़ेगा ना, सेशन डॉट रिफ्रेश, क्या कराना है, रिफ्रेश टोकन। ठीक है, अब मेरे पास जाहिर सी बात है उन चीज़ों का एक्सेस हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं रिटर्न कर देता हूँ फ्रंट एंड, क्या हुआ, पोजीशन आर्गुमेंट। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस हो गया, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मेरे ना डेटाबेस में भी रख दिया मैंने। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हो गया ना। अब आगे का काम करते हैं, अब मैं रिटर्न करा देता हूँ सीधा सीधा, और कुछ तो काम नहीं कराना मेरे ख्याल से, रिटर्न ही कराना है। ठीक है, रिटर्न करा देते हैं, वही जो चीज़ इधर रिटर्न कराई थी ना, उसी चीज़ को हम रिटर्न कराएंगे, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। ठीक है, तो रिटर्न करा लेते हैं पूरा वो, और ये हमारा रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन। और ये आ जाएगा हमारा जो रिफ्रेश टोकन इधर से प्रोवाइड कराना है, रिफ्रेश टोकन। ठीक हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा रिटर्न होते हुए ना। ठीक है, अभी एक और चीज ये करनी है, अगर ऐसा प्रोसेस हो ही नहीं ना, यूजर ईमेल और लॉगिन फॉर्म के अंदर अगर यूजर ईमेल गलत हुई, एंड करते हुए जाहिर सी बात है ऐसा प्रोसेस गलत हो जाएगा, तो मैं इधर ही ना इस पूरे लाइन के अंदर ना इधर मैं क्या कर दूंगा, एल्स का प्रोसेस लगा देता हूँ। एल्स हो तो आप क्या काम करना, आप उसको रेज करा देना एक्सेप्शन। अब रेज जो कराएगा जाहिर सी बात है इनवैलिड की ही कराएगा। ठीक है, तो मैं उसको कह देता हूँ इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, इनवैलिड की बनाई हुई है ना, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन नहीं, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन ठीक रहेगा, इस बेस पे इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन ठीक रहे। तो उसको मंगवा देते हैं फिर। मंगवाने से पहले कहाँ, इंपोर्ट्स के अंदर से मंगवाने, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। और इसको हम वो प्रोवाइड कर देते हैं, पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। कुछ एक आपका गलत होगा, जाहिर सी बात है इस बेस पे मसला हुआ है ये लॉग इन करते हुए ना। ठीक है, तो टू मैनी आर्गुमेंट्स, अच्छा ये कुछ आर्गुमेंट नहीं ले रहा ना, तो इसको इधर हम प्रोवाइड कर देते हैं इधर से, और करके, और इसकी टाइप देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो खुद ब खुद मेरा ईमेल, अब मैं इसको भी इधर से डायनामिक कर देता हूँ, इस और के थ्रू कर देता हूँ ना। ठीक है, तो अब जो ही मेरा प्रोवाइड कर देगा कॉल करते हुए एक्सेप्शन को, वो इधर आ जाएगा, और फिर मेरी खुद ब खुद ना जो मैंने एक्सेप्शन रेज कराई होगी ना, अगर एक्सेप्शन में हम आके देखें, हम राउट के अंदर हमने एक्सेप्शन बनाई है सारी, तो इसके अंदर अभी तक हमने नॉट फाउंड बनाई है और कॉन्फ्लिक्ट बनाई है ना, तो एक और बना लेते हैं इधर, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इधर हम बना देते हैं इनवैलिड इनपुट की ना, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन, और रिक्वेस्ट आएगी, और जो एक्सेप्शन आएगी वो इनवैलिड इनपुट होगी, ये तो पता ही हो सबको। और जो एक्सेप्शन के अंदर जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट इनपुट तो नहीं होगा, डॉट करके आर्गुमेंट्स नहीं, आर्गुमेंट्स भी नहीं होगा, और डॉट करके इनवैलिड इनपुट होगा ना, वो हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन रेज होगी, और हमें रिटर्न भी हो जाएगा जेसन का रिस्पॉन्स, जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा खुद ब खुद। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन, अंडरस्कोर एक्सेप्शन भी चेंज होगा ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, और क्या बोलते हैं सारा प्रोसेस हो अभी तुमने नन नहीं लगाया एक्सेप्शंस के अंदर, गया, लगा देते हैं। कहाँ पे, इसमें इसमें ना। हाँ, बस रिटर्न टाइप लिखनी होती है ना। ठीक हो गया, अच्छा ये इसका ठीक है। अब इसको क्या मसला हो गया, अगर मैं इस पर करूँ आर्गुमेंट्स ले तो रहा है, तो इसको अ, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा एक तरीके से लॉगिन का फॉर्म भी बन गया। ठीक है, अब एक चीज हमें बार बार करना पड़ी है, वो ये कि मुझे रिफ्रेश टोकन वापसी वापसी जनरेट करना पड़े ना, इधर भी एक्सेस टोकन लगा रहा हूँ और फिर साइन अप के प्रोसेस में भी लगा रहा हूँ ना। तो एक काम हम इधर एक्स्ट्रा ये कर सकते हैं, अगर हम चाहें,
लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं इसको इधर ही कॉल करा दूं, चलो बात, लेकिन अभी कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म को मैं इधर, लॉगिन को इधर कॉल करा दूं, और जो यूजर की ईमेल और पासवर्ड जो इधर से आ रही है ना, यूजर नेम और ईमेल, तो वो इसको सॉरी ये रही है ना, यूजर नेम और ईमेल ही आएगा, दैट सी बात है। और ईमेल और पासवर्ड आएगा जो मैं इस यूजर में एक्सेस है ना, ये वाला प्रोसेस होने के बाद ये डेटा ऐड हो जाएगा। और फिर डेटा ऐड होने के बाद मैं यूजर का ईमेल और पासवर्ड इसको इधर से दे दूंगा, और फिर क्या होगा, वो फिर जाहिर सी बात है जो प्रोसेस ये कर रहा था वो यही कर देगा वापसी ना, और फिर वेरीफाई भी कर लेगा, वापसी वापसी करेगा। खैर जब बाद बाद में देखते हैं इसको ना। ये हमारा हो गया लॉगिन का एक प्रोसेस हो गया ना, ठीक है जहाँ तक। अच्छा, 12 17 12:30 तक कर लेते हैं बस ना। और साइन अप का प्रोसेस हो गया, लॉगिन का हो गया। और यूजर की बेस पे हमें और कौन कौन सी चीज़ है, गेट यूजर भी कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो जो यूजर को गाइड करने का जो प्रोसेस होगा ना, वो उसके किसकी बेस पे होगा, उसके जाहिर सी बात है एक टोकन की बेस पे होगा ना। तो टोकन से जितना भी रिलेटेड, जितना भी स्कीमा बनाने के लिए या जितना भी काम करने के लिए ना, वो हमें ऑथ ना प्रोवाइड करता है ना कुछ चीज़ें ना, ठीक है। जो हमें ओ ऑथ करके प्रोवाइड होता है, वो बेसिकली हमें ना फास्ट एपीआई डॉट सिक्योरिटी या फास्ट एपीआई का कोई एक मॉड्यूल है जो हमें प्रोवाइड करता है टोकन से रिलेटेड ना। जैसे हमें मिसाल के तौर पे लॉगिन का फॉर्म बनाना है ना, तो वो हमें एक लाइक मॉड्यूल प्रोवाइड कर देता है, वो आप बस ना एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं जो आप अपने उसमें लग दो पैरामीटर के अंदर ना। वो खुद ब खुद ना एक तरीके से ना फॉर्म डेटा हो जाएगा, और उसके अंदर खुद ब खुद जो भी चीज़ मांगेंगे ना, वो सिर्फ यूजर का ईमेल और पासवर्ड होगा। नेम और पासवर्ड मांगता है, लेकिन ईमेल और पासवर्ड हम जाहिर सी बात है ईमेल और पासवर्ड की बेस पे करेंगे ना काम, ठीक है। और क्या क्या चीजें होंगी, अब वो ऑथ के अंदर, और ये चीजें हो सकती हैं, आप उसको ना एक वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, एक मॉड्यूल क्लास उसकी एक ऐसी होती है क्लास, वो अगर आप किसी भी उसके साथ लगा दो ना, पैरामीटर के साथ ना, तो आपको उस क्लास की वजह से ना आप उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दो कि मेरे पास जो भी टोकन आएगा ना, वो एक बेयरर टोकन के फॉर्म में होगा, और वो सिक्योरिटी की बेस पे काम करेगा ना, ठीक है। यूजर के मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर आऊँ अपने थंडर क्लाइंट पे ना, तो इसके अंदर कुछ चीजें होती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये जेसन होता है, एक्सएमएल, ये तो बेसिकली बॉडी का एक काम होता है ना, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन के अंदर मैं आऊँ ना अगर, तो इधर भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नन बेसिक, बेयरर टोकन, और टोकन, ये सारी चीजें होती है ना। तो बेयरर टोकन बेसिकली क्या काम करता है, बेयरर टोकन भी हम ना क्या एक टोकन की टाइप है ना, तो इसी तरह ओ और टू भी एक टोकन की टाइप है ना, जिसके अंदर आप टोकन प्रीफिक्स जो आपका बताते हो ना, जैसे बेयरर होता है तो बेसिकली क्या आप अब जो भी आप चाहें ना, ठीक है। तो हम इसके अंदर ना क्या बोलते हैं, टोकन प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं अभी बात करूं, तो हमने अभी तक जितना भी काम करा है यूजर से, जो भी चीजें लिया है, वो एक फॉर्म है, ठीक है। और उस फॉर्म के अंदर ईमेल और पासवर्ड यूजर हमें देगा ना, या साइन अप के प्रोसेस में नेम, ईमेल और पासवर्ड देगा। लेकिन जो टोकन है, टोकन वो कहाँ देगा, टोकन क्या उसको किसी ना किसी फॉर्म में देनी पड़ेगी क्या, जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा ना। तो सीक्रेट है और सिक्योरिटी है और ऑथेंटिकेशन का एक प्रोसेस है ना, तो उधर हमें बेसिकली बेयरर टोकन के थ्रू ना हमें पास करना पड़ेगा उसको ना, जब हम फ्रंट एंड जब हम लिखेंगे, और एपीआई जब हम बनाएंगे ना, राउट जब हम डिक्लेयर करेंगे ना अपने नेक्स्ट जेस के अंदर, तो हम देखेंगे कि उधर हम कैसे बेयर टोकन, अभी तो एक टर्नर क्लाइंट के अंदर एक प्रोसेस, एक सेक्शन दिया हुआ है हमें, इसके अंदर हम बेयर करके लिख सकते हैं ना सारा काम ना। तो उधर हम देखेंगे क्या कैसे हम काम करते हैं ना। तो एक ये बता रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो बता रहा होता है कि भाई अब आप जो भी चीज लिखोगे ना, अगर आपको टोकन लिखना है ना, तो आप इस सेक्शन के अंदर आके लिखोगे, अदरवाइज अगर आप फॉर्म के अंदर आके लिखते हो ना, तो मैं उस टोकन को बिल्कुल भी नहीं गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। और उसकी जो भी सिक्योरिटी और जो भी आप ऑथेंटिकेशन बनाओगे ना आगे, गेट टोकन या यूजर गेट यूजर की बेस ना, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए एक हमें स्कीमा बनाना पड़ता है ना, ठीक है। तो इस स्कीमा को देख लेते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें उसको यूजर के, जाहिर सी बात है दो दो वो होंगे, एक तो यूजर का भी काम होगा, और क्या काम होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये समझ में आया कि स्कीमा होता है, दो दो तीन तरीके के स्कीमा होते हैं ना, है। ठीक है। आप पहले भी हमने ये देखा था, लेकिन फिर भी अगर किसी के नहीं आया ना, तो बता दो। रैला बजट डिफाइन कर देंगे अदर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं स्कीमा कैसे बनाना है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, और यूजर को गाइड करने का प्रोसेस है, फॉर्म वॉर्म यूजर को देना है ना। तो फास्ट एपीआई को सबसे पहले मंगवा लेते हैं, फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट सिक्योरिटी करके होता है, सिक्योरिटी ओ ऑथ, ठीक है, ओ ऑथ टू। अब देखें ओ ऑथ टू पासवर्ड बेयरर, जो बेसिकली क्या करता है, हमें ना एक स्कीमा प्रोवाइड कर देता है, इसके अंदर सारी चीजें होती हैं कि मिसाल के तौर पे टोकन को ना बेयरर करके आपको पास करना है ना, ठीक है। तो वो हम पासवर्ड बेयरर और पासवर्ड बेयरर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं जैसे इसको लिखता हूँ, तो अभी अब जाहिर सी बात है एक स्कीमा बनाना है ना, ठीक है। अगर मैं इस पे ओवर करूँ, तो हमें एक स्कीमा प्रोवाइड करता है ना, ठीक है, और तो पासवर्ड,
ठीक हो गया। बेयरर टोकन का एक स्कीमा बनाना पड़ता है, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसको कॉल करके चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और हमें कैसा प्रोसेस करना है। ठीक है, कॉल करना पड़ता है, टोकन यूआरएल हमें देना पड़ता है और स्कीमा का नाम बता सकते हैं। बाकी अभी तो हम बेयरर ही करेंगे क्योंकि हमें क्लास ही उसकी मिली है ना। ठीक है, टोकन यूआरएल हम इसको पास कर देते हैं पहले। ठीक है, टोकन यूआरएल का मतलब बेसिकली कहाँ पे आपको टोकन को बनाना है ना। ठीक है, टोकन को आप कहाँ पे जनरेट करना चाहते हो और टोकन को आप कहाँ पे, जो भी चीज़ें होंगे ना वो हम देखते हैं ना। तो अभी तो मैं इसको कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, जब हम देखेंगे, जब हम देखते हैं। तो एक स्कीमा बना लिया, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑथ स्कीमा, नाम दे देता हूँ ऑथ अंडरस्कोर स्कीमा। ठीक है, ऑथ स्कीमा आ गया। अच्छा, इस स्कीमा को मुझे ऑथेंटिकेशन के अंदर रखना चाहिए वैसे तो, लेकिन यूजर के अलावा इसका कहीं काम आएगा नहीं। चल, सबसे पहले तो एक और चीज ये हमें देता है ना, वो मैंने जो आपको बताया था ना फॉर्म का, ना फॉर्म के बारे में भी ये चीजें देता है। अब अगर मैं जिस जिस इस क्लास को ना मैं जिसके भी साथ लगा दूंगा ना, तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करके हो जाएगा कि यार अब जो चीजें आप प्रोवाइड करोगे ना वो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही होगा। ठीक है, अदरवाइज आप अगर कोई भी चीज प्रोवाइड करते हो, जैसे आप डिक्शनरी प्रोवाइड करते हो ना, तो वो उसको गाइड नहीं करेगा। ठीक है, आप उसको फॉर्म डेटा ही प्रोवाइड कर दोगे अपने रिक्वेस्ट की बेस पे। रिक्वेस्ट जब आप दोगे ना लॉगिन को तो आप फॉर्म डेटा प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर आऊँ तो इधर बॉडी के अंदर फॉर्म, एक और होता है फॉर्म, तो इधर आपको मिसाल को देते हैं फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू। ठीक है, तो इधर मैं उधर इधर एक यूजर नेम हो जाएगा और एक और फील्ड हो जाएगी जिसको हम कहेंगे यूजर पासवर्ड। ठीक है, फील्ड नेम के अंदर ईमेल हो जाएगी और पासवर्ड आ जाएगा, और फिर वैल्यू जो जाहिर सी बात है यूजर जो प्रोवाइड करेगा वो वैल्यू हम लिख देंगे। तो वो फ्रंट एंड पे देखेंगे कि हम नेक्स्ट के अंदर कैसे फॉर्म डेटा को देते हैं और फॉर्म डेटा को इनकोड कराते हैं, जो भी चीज़ होंगे ना। ठीक है, अब मैं इसको इधर प्रोवाइड करता हूँ कि ओ ऑथ पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इस लॉगिन फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ पासवर्ड, और लॉगिन फॉर्म को अगर मैं कहूँ, एक मिनट, अब देखें ये मुझे इधर एरर देने लग जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है यूजर पासवर्ड तो इसका अपना होगा ना। डॉट करके ले लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, जो भी चीज मुझे यूजर प्रोवाइड करेगा ना, ठीक है, तो वो खुद ब खुद ना इधर लॉगिन फॉर्म के अंदर एक तरीके से इसके जो बेस पे होंगे ना वो चीज होंगे। ठीक है, और क्या होगी, और इसका यूजर नेम हमारा अभी क्या है, अभी हमारा यूजर नेम जो ईमेल की बेस पे इधर इस्तेमाल हो रहा है ना। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है यूजर डॉट यूजर ईमेल और जो चीज़ होंगी वो देख लेना है। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला कि ओ पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म वो क्या कर रहा है और उसका क्या काम है और किस बेस पे हम यूज कर रहे हैं, जल्दी बताना, वरना जाहिर सी बात है आगे इसी पे ही काम करना है तो। बेसिकली ये जो होता है ये यूजर, जी जी बोले। ये जो होता है, हाँ ये जो होता है बेसिकली हम यूज करते हैं राउट में। और ये यूजर का जो पासवर्ड है जो वो रिक्वेस्ट करता है वो होता बिल्कुल, है बिल्कुल ठीक है। ऐसे। यानी कि अब तो मैं एक इधर बहुत लॉगिन फॉर्म के अंदर इसने मुझे बता, और थ्रू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ हमें आप बस ये रखें, ये दो चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तो ये प्रोवाइड करता है कि आपको फॉर्म डेटा देना है, जो आप लॉगिन फॉर्म जो दोगे ना वो आप फॉर्म डेटा होगा, और उसके अंदर दो कीज होंगी, एक होगा यूजर का नेम और यूजर का पासवर्ड। ठीक है, बस ये और रिक्वेस्ट फॉर्म की एक ही तरीके की एक एफिशिएंसी है। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करता है ऐसी फंक्शनैलिटी। ठीक है, और इसका कोई काम काम नहीं है। ठीक है, गारंटी टाइप देता है वो हम देखेंगे। तो ये एक चीज प्रोवाइड करता है और टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब मैं अगर मिसाल के तौर पे उसको फॉर्म डेटा के अलावा अगर कोई भी चीज देने लगूंगा ना, या नेक्सस के थ्रू या किसी प्रोवाइडर के थ्रू, जो पोस्टमैन हो सकता है या थंडर क्लाइंट हो सकता है, तो अगर मैं उसको कोई भी चीज प्रोवाइड करूंगा ना, तो वो कहेगा कि यार फॉर्म डेटा के अलावा फॉर्म डेटा के अंदर सिर्फ आप यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हो और सिर्फ फॉर्म डेटा ही दे सकते हो, अदरवाइज आप उसको वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इधर और टू पासवर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म मिस करा। अदरवाइज आप क्या बोलते हैं, अपना एक लॉगिन मॉडल जैसे हमने बनाया था वैसे भी आप बना के ना काम कर सकते हैं, वो तो इसमें मसला नहीं है। ठीक है, और एक अलग एक्स्ट्रा चीज ये है कि और टू पासवर्ड पेयर मैंने इसके अंदर पास किया ना। ठीक है, ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ बेसिकली हम ना इसको एक्सट्रैक्ट करके बता देते हैं कि अब जो ये जहाँ पे मैं इस ऑथ स्कीमा को जहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा ना, ठीक है, जहाँ जिस भी रैपर के थ्रू यानी कि आप जिस भी पैरामीटर के अंदर जिस भी पैरामीटर के अंदर मैं इस ऑथ स्कीमा को रख दूंगा ना, उस पैरामीटर का काम ये होगा कि उसके पास जो भी वैल्यू आएगी ना, वो बेसिकली दो दो ऑथेंटिकेशन वो चेक करेगा ना। सबसे पहले तो ये कि वो बेयरर टोकन होना चाहिए और वो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के साथ आना चाहिए ना। हम देखेंगे हम नेक्स्ट के थ्रू एक टोकन कैसे पास करते हैं ना रिक्वेस्ट की बेस पे ना। जैसे हम इधर मैंने देखा कि जैसे
इधर हम कैसे पास करते हैं, इधर तो हम इसने हमें एक सेक्शन प्रोवाइड करा हुआ है ऑथ का ना, और उसके अंदर भी इसके सब मॉडल्स हैं जिस जो ऑथ टू है, बेयरर है। तो इधर तो हम बेयरर टोकन के अंदर सीधा सीधा पास कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट के अंदर कैसे पास करते हैं वो हम देखेंगे ना। उसको सिर्फ हमने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैंने इसको ऑथ स्कीमा बनाई है, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है, बाद में। अच्छा, ये प्रोसेस हो गया लॉगिन करना। अब गेट यूजर का एक बना लेते हैं, ठीक है। यूजर को गाइड करने का सबसे मेन प्रोसेस होता है फ्रंट एंड के अंदर ना, यूजर का गाइड करने की बेस पे हम सारे यूजर के जितने भी, अगर जैसे हम अभी क्विज ऐप बना रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है यूजर के टोटल पॉइंट्स सब हम यूजर के मॉडल के अंदर ही रखेंगे ना, ठीक है। तो एक डेफ करके बना लेते हैं यूजर गेट, गेट यूजर के नाम से, गेट अंडरस्कोर यूजर या गेट यूजर, ठीक है, सारे हमारे कैमल केस में गेट यूजर, ठीक है। अब मैं इसको इधर मैं कह देता हूँ कि यार आप मुझे ना एक टोकन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, एक टोकन आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, टोकन होगा, और मैं उस टोकन की बेस पे आपको वेरीफाई करूंगा और आपका डेटा गेट करके आपको लाके दूंगा ना, ठीक है। और उसकी जो टाइप होगी, टोकन की टाइप वो होगी ऑथ स्कीमा, ठीक है। अब ये टोकन सिर्फ उसी चीज से खास है कि उसको सिक्योरिटी के लिए बना सकते हैं हम, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और हम इसके अंदर बेसिकली, अगर मैं बात करूं टोकन की बेस पे, तो जो मैंने अभी आपको बताया ना, बेयरर करके हम इसको पास करते हैं ना, ठीक है। अ, चलें। ये नोटेड में पास होगा। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू अम्मद। ठीक है, टाइपिंग से इंपोर्ट कर लेते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि उधर ही इंपोर्ट कर लेते हैं। जो हो गया, इसको इधर से बुला लेते हैं फिर। लॉगिन मॉड्यूल को हम हटा देते हैं, बल्कि इसको, ठीक हो गया, annotate। डिपेंड्स करेगा, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, डिपेंड्स भी जाहिर सी बात है मंगवाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी तो हमने देख ली, डिपेंड्स क्या क्यों लिखता है, तो इसको हम इधर ही मंगवा लेते हैं ना। बहुत जगह यूज़ करना है तो इधर आके इंपोर्ट्स के अंदर फास्ट एपीआई के थ्रू एसक्यूएल मॉडल आ गया, एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट सेशन सेलेक्ट फास्ट एपीआई के अंदर हमें डिपेंड्स भी मिल जाता है फ्रॉम फास्ट एपीआई डिपेंड्स, फिर उसको इधर से हम इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास एक टोकन, बस ये समझे कि गेट यूजर को मैं जहाँ पे भी लगाऊंगा ना, वो मुझे एक टोकन प्रोवाइड करेगा, जो मैंने उसको रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन मैंने उसको पहले से दिया हुआ होगा, ठीक है, वही टोकन मुझे प्रोवाइड करेगा। एक्सेस टोकन जाहिर सी बात है प्रोवाइड करेगा ना, तो मैं सबसे पहले चेक करना है मुझे कि क्या टोकन है, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस करूंगा ना। इफ टोकन, ठीक है, ठीक है, तो आगे के प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अगर टोकन है तो जाहिर सी बात है एक एक तरीके से रैपर बना दिया, टोकन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अब सबसे पहले अगर मैं अपने देखूं कि गाइड यूजर के अंदर क्या प्रोसेस होगा, तो टोकन जाहिर सी बात है सबसे पहले डीकोड होगा, ठीक है। उससे पहले मैं रेफरेंस, सही है, मैं डीकोड कराऊंगा सबसे पहले ना। डीकोड कराने के बाद मुझे क्या करना है, टोकन को डीकोड, टोकन जो मुझे प्रोवाइड करेगा जाहिर सी बात है वो होगा, तो जेडब्ल्यूटी के थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, टोकन को डीकोड करना पड़ेगा। और जो यूजर का डेटा मैंने इनकोड करते हुए पास करा था ना, वो मुझे मिल जाएगा डीकोड करते हुए, ठीक है। और फिर उस यूजर को मुझे डेटा, टोकन आ गया हमारे पास, टोकन हमें इधर से मिल जाएगा। सबसे पहले हमने टोकन को देख लिया, उसके बाद अब क्या करना है, अब JWT के थ्रू ना हमें डिकोड कराना है टोकन को। तो अब इस प्रोसेस को अगर मैं ऑथेंटिकेशन के अंदर रख दूँ तो मुझे ठीक लग रहा है ना। क्या कहती हैं आयला भाजी, ऑथेंटिकेशन के अंदर ही रख दूँ इस पूरे प्रोसेस को, हाँ, है ना। सही में आप ज्यादा मुनासिब समझेंगे। ठीक। अच्छा, वेरीफाई जनरेट टोकन, और फिर जनरेट हम क्या कह सकते हैं, जनरेट डिकोडेड टोकन कह सकते हैं ना हम इसको, इस फंक्शन को ना। तो इधर डेफ डिकोडेड टोकन, ठीक है, डिकोड टोकन, डिकोड अंडरस्कोर नहीं, टोकन, ठीक है। और क्या पास करेगा, जाहिर सी बात है एक सिंपल सा टोकन पास करेगा मुझे ना। और मुझे वापसी में जो रिटर्न कराना है वो मुझे रिटर्न कराना है, क्या रिटर्न कराना है, एक पूरा डेटा रिटर्न कराना है, ठीक है। तो सीधा सीधा JWT को बुलाते हैं, JWT डॉट डिकोड, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको टोकन प्रोवाइड कर देता हूँ,
और सीक्रेट की जाहिर सी बातें मांगेगा, और क्योंकि मैंने बताया था डिकोड करने के लिए मुझे सीक्रेट की ज़रूरी होती है। तो सीक्रेट की मेरे पास कहाँ रखी हुई है, अगर मैं देखूँ मैंने टोकन को पर सीक्रेट की है ना, ठीक है, तो यही हम प्रोवाइड कर देते हैं। सीक्रेट की मेरे पास आ रही है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर हमें मिल रही है इन्वायरमेंट के पास से, ठीक है, ये एनवी के पास से। अच्छा, तो इसी को सीक्रेट की ले आते हैं, और सीक्रेट की के बाद अलगोरिथम बोलेगा, अलगोरिथम प्रोवाइड करो। तो अलगोरिथम भी मैंने बनाया हुआ है, अलगोरिथम अपना कहाँ पे, अलगोरिथम मैंने बनाया हुआ है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर मैंने बनाया हुआ है, सेटिंग्स को मैंने इधर से अलगोरिथम लिया हुआ है HS256, ठीक है। तो इस अलगोरिथम को हम इधर से ही मंगवा लेते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये हमें डिकोड टोकन टोकन की बेस पे, जाहिर सी बात है जो हमने लॉगिन की बेस पे जो प्रोवाइड किया होती है, जो प्रोवाइड की होती है जो चीज़ें, यानी कि टोकन, वही टोकन आ रहा है ना, और उस टोकन को डिकोड करते हुए हमें डेटा मिल जाएगा जिसके अंदर यूजर ईमेल होगी, यूजर नेम होगा, और एक्सपायरी टाइम होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करना है, हमने उस डिकोडेड टोकन का डेटा ना मैंने मंगवा लेना है। तो इसको नाम देता हूँ डिकोडेड डेटा करके नाम दे देता हूँ, ठीक है, डिकोडेड अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अभी देखते हैं कितना एफिशिएंट है, ये बता सकता है क्या चीज़ है, डिक्शनरी स्ट्रिंग ये नहीं बता रहा, लेकिन वो नहीं बता रहा, जाहिर सी बात है इतनी बता सकता है। तो इसके अंदर से मैं मंगवा लेता हूँ डिकोडेड टोकन, और इसको मैं कह देता हूँ कि आपके पास होगा, एक होगा आपके पास यूज़र ईमेल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया ऑथेंटिकेशन की बेस पे। इधर अगर मैं देखूँ तो क्या चीज़ें, यूज़र ईमेल, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ यूज़र ईमेल, आप मुझे ला के दे दो, और मैं आपको यूज़र ईमेल की बेस पे मुझे डेटा को, यानी कि क्या करना है, अगर टोकन की बेस पे मैं कहूँ कि मुझे डेटा मंगवा, डेटा लाना है, डायरेक्ट बात है, इस टोकन को भी तो चेक करना होगा ना कि डेटाबेस में एक्सेस करता है या नहीं करता, और आगे के जो काम है वो करने पड़ेगा ना। अभी मैं क्या करता हूँ, डिकोडेड टोकन पूरा रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है, पूरा डेटा रिटर्न हो जाएगा मेरे पास इधर से ना। तो मैं जहाँ पे इसको कॉल करूंगा ना, वहां से फिर मैं क्या बोलता हूँ अपना ऑथेंटिकेशन और प्रोसेस में स्टार्ट कर दूंगा। तो डिकोडेड टोकन का काम यही है कि क्या काम करेगा, ये बेसिकली सिर्फ टोकन को डिकोड करेगा और रिटर्न कर देगा उसका डेटा, ठीक है। अच्छा, इसको इधर कॉल करा लेते हैं। अच्छा, इधर कॉल कराएं या इंपोर्ट्स के अंदर कॉल कराएं, तो अगर इसका काम वैसे जाहिर सी बात है पड़ेगा और जगहों पे, तो इसको इंपोर्ट्स के अंदर कॉल कराते हैं, फिर हमें जहाँ मंगवाना होगा हम इसको मंगवा लेंगे। तो क्विज मॉडल डॉट ऑथ कंट्रोलर के अंदर एक और चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं डिकोडेड डिकोड टोकन। डिकोड टोकन एक फंक्शन है, ठीक है, इसको मैं इधर मंगवा लेता हूँ फिर फ्रॉम इंपोर्ट्स के अंदर से, और ये चीज़ आ गई कहाँ से, लॉगिन मॉडल आ गया, सेशन आ गया, सेलेक्ट आ गया। इस सबसे पहले हमारे मॉडल्स आ जाएंगे, उसके बाद सेशन और सेलेक्ट, ये उसका प्रोसेस आ गया एसक्यूएल मॉडल का। उसके बाद पासवर्ड इनटू हैश, वेरीफाई पासवर्ड, जनरेट टोकन, ये आ जाएंगे हमारे फंक्शन जो हमारे क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन के। और इसके बाद ऑथेंटिकेशन का एक और है जिस जो हमने गेट टोकन है, डिकोडेड टोकन, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे पास, और इसको हम इधर मंगवा लेते हैं, ठीक है। इफ टोकन, अगर टोकन है तो आप डिकोड टोकन को कॉल करा दो, और जो टोकन हमने बनाया ना इसको पास कर दो, ठीक है, टोकन इधर पास कर दिया, और ये रिटर्न करके मुझे दे देगा मिसिंग पोजिशनल आर्गुमेंट डेटा, मैं इसको नाम दे देता हूँ, डिकोडेड डेटा भी कर सकते हैं लेकिन अभी डेटा ले लेते हैं, ठीक है। अब डेटा के अंदर से मुझे चीज़ें मंगवानी है, और फिर मुझे ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करना है कि ये डेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा है, क्या यूजर डेटाबेस में एक्सेस करता है ये डेटा। उससे पहले मैं टोकन का भी चेक कर सकता था कि मैं टोकन को, जाहिर से एक्सेस टोकन तो रखवाया नहीं हमने डेटाबेस में, रेफरेंस टोकन रखवाया ना, तो अभी मैं चेक नहीं कर सकता। तो डेटा को हम ले लेते हैं, डेटा की ईमेल ले लेते हैं डेटा के अंदर से, सही है। सबसे पहले यूजर ईमेल कह लेते हैं इसको नाम, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। और डिकोडेड टोकन डेटा ऑफ ईमेल, एक पूरी वो है ना, यूजर ईमेल है, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। और इसको मैं डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि यार क्या डेटाबेस में इस तरीके का कोई यूजर एग्जिस्ट करता है, तो फिर आगे का काम होना। तो हो सकता है कि डिकोड करते हुए भी ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ट्राई कैच के अंदर डाल देता हूँ, इधर भी डाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या बोलते हैं उसके अंदर भी डाल सकता हूँ। तो ठीक है, उसके अंदर डाल देता हूँ, कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन के अंदर ही लगा लेते हैं ट्राई कैच ना, ट्राई करो, ट्राई करो, और क्या बोलते हैं अगर हो जाए तो रिटर्न करा दो, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज आप क्या कम कर दो, आप रेस करा दो। अगर एक्सेप्शन आए ना, किसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आए अगर JWT की ना, JWT एरर, तो आप उसको जेई करके ले लो, ठीक है, और आप रेस करा दो उस एक्सेप्शन को ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मिसाल के तौर पे नॉट फाउंड आ जाए, अगर डिकोडेड टोकन के अंदर कोई इस तरीके की कोई चीज ही नहीं रखी हुई और डिकोड नहीं कर पा रहा, वो सीक्रेट की का कोई प्रॉब्लम आ गया ना, तो वो JWT का काम है ना उसको मैनेज करना। बस मुझे क्या काम करना है, मुझे उसको रेस कराना है, तो मैंने इसको जेई करके रेस करा दिया, ठीक है। अब मैं मेरे फ्रंट एंड का काम होगा कि वो काम करे ना असल, ठीक है।
टोकन आ रहे हैं, अगर क्या बोलते हैं एरर आ रहा है तो उसकी हैंडलिंग करनी पड़ेगी फ्रंट एंड के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, डिकोडेड टोकन के अंदर मैंने ये ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी का काम तो कर लिया मैंने ना, उसके बाद मैंने डेटा मेरे पास इधर आ जाएगा और फिर डेटा को मैंने यूजर ईमेल के अंदर रख दिया, ठीक है। अच्छा, और क्या काम हो सकता है इसमें इफ आई स्टेटमेंट के साथ, अभी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट यूजर के स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद कर लेते हैं डॉट वेयर यूजर डॉट यूजर ईमेल इज इक्वल टू जो मुझे यूजर ईमेल इधर से मिल रही है ना, डिकोड करते हुए जो जो मुझे मिल रही है ना, ठीक है। तो उसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जित एक जाहिर सी बात है, एक ही आएगा टेबल ना, तो उसको आप सेलेक्ट कर लो, सेशन डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और उसमें जाहिर सी बात है एक जनरेटर बनना होगा ना, तो मैं इसको इधर ऑल करके भी ले सकता हूँ, आना तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में हम एक ही यूजर ऐसा होगा जिसकी ईमेल जाहिर सी बात है इस ईमेल पे मैच करती होगी जो डिकोड है ना, तो मैं इसको वन करके भी कह सकता हूँ, लेकिन वन में ये प्रोसेस है कि अगर प्रॉब्लम हुई ना, तो चले हम वैसे भी कर सकते हैं, मैं इसको अभी वन कह लेता हूँ, ठीक है। वरना डेटाबेस डेटाबेस हमें ना डायरेक्ट डायरेक्ट एरर दे देता है ना। अच्छा, सेशन इधर, सेशन ये वाला सेशन है, ठीक है। और ये सेशन मैं इधर से मंगवा लेता हूँ, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है ना, चले बात जब आएगी वो प्रॉब्लम जब हम देखेंगे ना, अभी सिंपल सिंपल रखते हैं डीबी सेशन सेशन। एक प्रॉब्लम आएगी बाद में ना, वो देखते हैं, खैर। अच्छा, ये सेशन डॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा, डॉट वन मैंने वन होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज आए, वन का यही काम है कि सिर्फ वो एक ही चीज लेता है। अगर उसको एक दो चीज मिल गई ना तो वो उसी वक्त एरर देने लग जाएगा, या अगर उसको एक भी नहीं मिली ना तो फिर भी एरर देने लग जाएगा, ठीक है। वन का ये सीन है इधर। अदरवाइज हम ऑल भी कर सकते हैं और फर्स्ट भी कर सकते हैं, और फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट, अगर फर्स्ट का ये काम होता है कि अगर उसको एक ना मिली ना तो वो एरर तो नहीं देगा कम से कम, लेकिन पहली जो भी जितनी भी आ रही होंगी ना उनमें से पहली चीज हमें उठा के दे देगा, और अगर ना मिली तो एरर रेज नहीं करता ना, ठीक है। तो फिर उसमें हम खुद हैंडल करते हैं कि अगर वो नल एरे हो ना, यानी उसका खैर एरे नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एक रेस कर देना एक्सेप्शन के, नॉट फाउंड एक्सेप्शन या जिस तरीके की भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये काम हो गया वन वाला ना, ठीक है। तो एक हमें मिल जाएगी, तो वो उस यूजर को ना उठा के इधर रख लेता, यूजर पे अगर ओवर करूँ तो मेरे पास यूजर है ना, ठीक है, ये वाला यूजर है। वरना फर्स्ट में ये होता है, फर्स्ट अगर आप करेंगे ना तो देखिए मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट अगर मैंने करा तो मुझे इधर नन भी देगा और यूजर भी देगा, यूजर और नन, ठीक है। तो एरर नहीं देता फर्स्ट का ये काम, और पहली वैल्यू लाके देता है। तो यूजर हमें मिल गया, और अब क्या करते हैं, अब हम इस यूजर को हमें रिटर्न कराना है, पूरा यूजर तो हमारे पास आ गया ना, तो इस यूजर को सीधा सीधा रिटर्न करा देते हैं। उससे पहले हम ट्राई में लगा देते हैं, ट्राई कैच के अंदर, ताकि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रहा तो मैं उसको एक एरर रेस करा दूं, ठीक है। तो ये ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लो, ठीक है। इस पूरी एक्सेप्शन को ट्राई कर लो, इस पूरे फंक्शनैलिटी को ट्राई कर लो, ठीक है। अगर कोई भी एक्सेप्शन लगा लो, किसकी एक्सेप्शन किसी भी तरह की हो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ना रेस कराना है, ठीक है। नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्यों नहीं आ रही, कॉल नहीं करेगी, इंपोर्ट्स कंट्रोलर्स एंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, इधर तो है, इधर आके इसको इधर से कॉल करा ली, नॉट फाउंड एक्सेप्शन वैलिड, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। और इसको इधर मंगवा देता और रेस करा देता नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं कि टोकन नॉट फाउंड, ठीक है। ये हमारा एक प्रोसेस होगा जिसके हो सकता है टोकन की कोई प्रॉब्लम आ गई तो रेस करते हुए आप उसको ना वो कर दो। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस था। और अगर जाहिर सी बात है ट्राई के अंदर मुझे ये तो लगाना पड़ेगा वो वन तो कर देगा, और फिर मैं इधर इधर इसको कह सकता हूँ कि रिटर्न करा दो, पूरा यूजर रिटर्न करा दो, फिर हमारा पूरा यूजर रिटर्न हो जाएगा और गेट यूजर का ये बेसिक सा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इसमें ना ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी और पूरी क्या बोलते हैं जो भी प्रोसेस है ना वो हो जाएगा। तो गेट यूजर का हमारे पास अभी तक काम, कल हम एक काम करेंगे, कल हम अगर हुआ टाइम तो हम एक काम ये करेंगे कि हम ना फ्रंट एंड पे ना रिक्वेस्ट बनाने स्टार्ट कर देंगे ना, फ्रंट एंड से डायरेक्ट डायरेक्ट हम ना फ्रंट एंड बैकएंड को एक साथ लेके चलेंगे। वरना मसला हो जाएगा, पहले अगर हमने पूरा बैकएंड बना लिया ना तो बाद में उस उन एरर्स को ढूंढना और फिर क्या बोलते हैं हैंडलिंग करने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ, एक दो राउट्स बनाएंगे तो हमें पता चलेगा हाँ कि जाहिर क्या सी बात है। प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे है। प्रॉब्लम तो इसमें किसी का कोई सवाल कोई मसला है तो पूछ लें, इस लॉगिन की फंक्शनैलिटी में और साइन अप की फंक्शनैलिटी में। तो सब क्लियर है, बस अब वीडियो देखकर इसको एक दफा और रिफ्रेश करेंगे ताकि हम लिखना शुरू कर दें। एक एक बात कहनी थी जी। कि ना,
ये जो आप रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन आप कर रहे हैं, टोकन बार बार कर रहे हैं, तो इसका हम अलग से फंक्शन बना लें और हमेशा फंक्शन ही कॉल कर लें। किसका? नहीं, रिफ्रेश ये जो टोकन और आप, एक्सेस टोकन को जनरेट कराने का? हाँ, ये जो आप डेटा से लेके जो आप ये काम दोबारा दोबारा करे जा रहे हैं, हम्म, तो इसका ये हो सकता है या नहीं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हाँ, अच्छा। करा लेते हैं, अभी करा लेते हैं, वरना एक और प्रोसेस चले हम अभी करा लेते हैं मर्जी है ऑथेंटिकेशन के अंदर। अपनी। हाँ, मर्जी है, अभी करा लें या बाद में करा रहे हैं। देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं। डेफ ये क्या होगा? जनरेट, जनरेट एक्सेस अंडरस्कोर कर लेता हूँ, नहीं, एक्सेस, और रिफ्रेश दोनों कर रहे हैं हम। हाँ एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन। नाम ऐसा होना चाहिए ना, ताकि देखते ही पता चल जाए, भले से आप कितना ही बड़ा हो वो। ठीक है, जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन। ठीक है, अब इसके अंदर जाहिर सी बात है आप दो टोकन्स प्रोवाइड करोगे ना, ठीक है। तो जनरेट टोकन तो हमने बनाया हुआ है उधर उधर ना, ऑथेंटिकेशन के अंदर ही बनाया हुआ है जनरेट टोकन। अच्छा, ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मुझे ना एडमिन के पेज पे भी कुछ ना कुछ टोकन्स का काम अगर करना पड़ा ना, तो मुझे कम से कम उसके अंदर तो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा ना, तो ठीक है, फिर मुझे वापसी वापसी बनानी पड़ेगा ना, तो जनरेट टोकन हमारा उधर भी काम आ जाएगा। तो अभी हमने ये काम इधर कर लिया ना, तो ठीक है, जनरेट आप इधर क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन के अंदर आप मुझे कोई ना क्या चीज़ प्रोवाइड करोगे, अगर मैं देखूँ तो एक्सेस टोकन प्रोवाइड करोगे और रिफ्रेश टोकन दोनों प्रोवाइड कर दोगे ना। तो मैं उधर इधर से ले लेता हूँ ना एक्सेस टोकन, या मैं इसको टोकन कह के ले लेता हूँ और इसके अंदर से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा, ठीक है। तो टोकन कह के ले लेता, टोकन टोकन डिटेल्स करके ले लेता, ठीक है। और इधर जाहिर सी बात है अगर मैं एक्सपायरी टाइम भी तो लेना है मुझे ना, तो एक डिक्शनरी होगी जिसके अंदर दो चीजें होंगे ना, एक तो क्या बोलते हैं टोकन होगा और एक उसकी एक्सपायरी टाइम होगा ना, तो उस डिक्शनरी की टाइप बना लेते हैं ना अपना। तो टाइप्स हमने इधर बनाया हुआ है। तो अच्छा, डिक्शनरी की टाइप बनाना ना भी बहुत आसान है ना, ठीक है। वैसे हम क्या बोलते हैं, एक अलग से टाइप जैसे हम बनाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, वैसे भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ना हमें एक टाइप टिक का मॉड्यूल होता है जो हमें ना पाइथन प्रोवाइड करता है, उसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं ना। टाइपिंग के अंदर से शायद देता है हमें टाइप टिक करके, ये रहा टाइप टिक। डिक्शनरी की टाइप बनाने के लिए ना आप टाइप टिक का यूज करते हो। तो टाइप्स के अंदर आते हैं और इस टाइप टिक को हम इंपोर्ट करा लेते हैं फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम हमें क्विज बैकएंड डॉट यूटिलिटीज डॉट इम्पोर्ट्स, इंपोर्ट करा दो आप टाइप टिक को, ठीक है। अच्छा, टाइप टिक को मुझे उधर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी शायद, उधर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, इधर ही कॉल करा लेते हैं उसको ना। चलो छोड़ना, करा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स में आ जाते हैं और टाइप टिक हम बनाने लगते हैं ना। टाइप टिक का जाहिर सी बात है, एक मैंने आपको बताया क्लास है या मॉड्यूल है, क्या है, क्लास है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको टाइप बता दो ना कि कौन सी टाइप आपने बनानी है ना, ठीक है। तो मैंने इसको टाइप बता दी सबसे पहले। अब मैं अगर उस तरह देखूँ तो मेरे टोकन्स की टाइप होगी ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ टोकन टाइप, ठीक है, सिंपल सा टोकन टाइप। और आगे मैं इसको चीज़ें करना स्टार्ट करूंगा ना। तो अगर मैं देखूँ और क्या चीज़ें होती हैं इसकी ना, एक ऑब्जेक्ट आप प्रोवाइड करते हो। हम्म, इधर मैं इसको ले भी लेता हूँ टोकन टाइप, ठीक है। इसको इधर से ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है। बात बता दूं अभी ना, मुझे खुद भी जाहिर सी बात है देखना पड़ेगा क्या सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, टोकन टाइप के अंदर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा है टोकन, ठीक है, टोकन है, ठीक है। उसके बाद वो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग है, ठीक है। और क्या चीज़ है, और हमारे पास है टोकन के बाद, टोकन हमारे छोटा है टी, और उसके बाद टोकन का एक्सपायरी टाइम है ना, तो इसको हम ले लेते हैं एक्सपायरी टाइम, एक्सपायरी अंडरस्कोर टाइम। और ये जाहिर सी बात है एक डेट टाइम की फॉर्म में आएगा ना। तो मुझे इधर इसको क्या बोलते हैं, टाइम डेल्टा करके हमारे पास एक चीज़ होती है, उसको हम मंगवा लेते हैं ना। ठीक है, अभी के लिए क्या हुआ, इसको इनवैलिड वाज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, ऐसी इसी तरीके का, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें ना, अगर मैं इसको इधर ई को अगर हटाऊं, एरर देता है वैसे ना, देख लेना। ये जो टाइप होती है ना, ये हमेशा इस टाइप से मैच करती है ना, ठीक है। और ये टाइप ना बेसिकली आप बताते हो जहाँ पे ना, अभी हम देखते हैं और एक दफा इसको ना वॉक थ्रू कर लेंगे ना, टोकन टाइप। खैर अभी डिफाइन कर देते हैं सिंपल टाइप,
ठीक है। और जो एक्सपायरी टाइम होगा वो जाहिर सी बात है टाइम डेल्टा की बेस पे होगा ना, टाइम डेल्टा, तो वो हमने इंपोर्ट्स कराया हुआ है क्या फ्रॉम। टाइम डेल्टा अभी नहीं किया किया था इम्पोर्ट हमने, इम्पोर्ट नहीं तो उधर काम हमने करा था ऑथेंटिकेशन के अंदर बाकायदा टाइम डेल्टा को किया मंगवाया। था। हाँ हाँ। इधर मंगवाया हुआ है इधर, इसको उधर मंगवा लेते ना, बार बार मॉड्यूल को लाइब्रेरी को कॉल करना नहीं पड़ेगा ना। हम्म, अच्छा फिर इसको हम मंगवा लेते हैं उधर, क्या बोलते हैं, क्विज बैकएंड। ठीक है इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको तो एक ही दफ़ा मंगवाना था। ठीक है फ्रॉम क्विज बैकएंड, क्विज बैकएंड डॉट यूटिलिटीज डॉट इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट क्या है हमारा, एक तो हमें टाइप डिक्ट लानी है, ठीक है, और जो दूसरा है वो हमारे हमें जो अभी टाइम डेल्टा है ना, टाइम डेल्टा वो ला के दे दो, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा काम, और टाइम डेल्टा हमारे पास आ गया। अच्छा यूज़र कंट्रोलर के अंदर भी मुझे याद पड़ रहा है मैंने टाइम डेल्टा यूज़ किया है। नहीं, मेरे ख्याल से सेटिंग्स के अंदर यूज़ किया है ना। सेटिंग में यूज किया है। हाँ टाइम डेल्टा, इसको भी हम उधर, बल्कि चलो उधर से ही मंगवा लेते हैं। ठीक है क्या है, फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट यूटिलिटीज डॉट इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट करा के दे दो टाइम डेल्टा, ठीक है। अच्छा इधर आके देखते हैं एरर क्या आ रहा है। ठीक है काम नहीं कराना अभी तक। ठीक है टोकन टोकन डिटेल्स आ जाएंगे, और अभी तो खैर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जो टाइप्स है, टाइप्स के अंदर आके इसको हम टाइम डेल्टा कर देते हैं, टाइप टिक आ गई और टाइम डेल्टा, ठीक है। और इसकी टाइप दे देते हैं हम टाइम डेल्टा। अब यूजर जो भी चीज़ प्रोवाइड करेगा ना वो एक टाइम की बेस पे होना चाहिए। ठीक हो गया, और अब इसको हम यूज करते हैं, इस टोकन टाइप को जाहिर सी बात है हम यूज करने जा रहे हैं। और इस टोकन टाइप के अंदर अगर मैं कहूँ ना, एक तो इसकी ये टोकन टाइप है ना जो इस नाम के साथ बिलोंग करती है, ठीक है, इसका नाम हमेशा सेम होना चाहिए ना, अदरवाइज वो एरर देता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। देता तो है एरर ना। अरे तो हाँ टाइप स्क्रिप्ट। देता है। हम्म कुछ कह रही हैं आप। हाँ मैं कह रही हूँ, हाँ एरर देता है। टोकन टाइप ये इसके साथ खास हो गई, हाँ, और जो इसके अंदर जो चीज़ है ना मैच वो होना चाहिए। असल है। जी कुछ कह रही है। मैं कह रही हूँ मैच होना चाहिए नाम। मैच होना चाहिए। ठीक है डिक्शनरी की टाइपिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, और बेसिकली फिर क्या हुआ कि, और हम मैं इसको आगे बता सकता हूँ कि मेरी क्या क्या कीज हो सकती है ना। तो मैंने कहा एक टोकन होगा, ठीक है, टोकन एक की होगी, और स्ट्रिंग होगी ना, वो स्ट्रिंग होगी उसकी वैल्यू, और एक्सपायरी टाइम होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा कुछ नहीं एक मॉड्यूल है टाइम डेल्टा, जो बेसिकली मिनट्स सेकंड्स और ये सारी चीजें हमें ना प्रोवाइड कर देता है टाइम की बेस पे ना, टाइम की बेस पे जितना भी होता है ना काम, डेज सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स मिनट्स डेज भी हमें प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। तो ये काम तो हमने कर लिया, अब इसको हम कॉल करा लेते हैं हम अपने कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन के कंट्रोलर्स के अंदर, और इधर हम कॉल करा देते हैं इसको टाइम डेल्टा को ना, इसके अंदर भी क्यों कराया हुआ है। अच्छा ठीक है टाइप डिक्ट को तो मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हमें लानी है, हमें अभी इंपोर्ट कराना है, टाइप्स के अंदर से इंपोर्ट कराना है किसको, टाइप टिक को, टाइप टोकन टाइप को ना, टोकन टाइप, तो वो हमें कहाँ करानी चाहिए, क्या हमें इधर करानी चाहिए या इंपोर्ट्स के अंदर करानी चाहिए। इंपोर्ट्स के अंदर कराएंगे तो हम जितने भी वेबसाइट में वो जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है उसके अंदर इंपोर्ट कराने की ना, क्योंकि एक ही फंक्शन बना है और उसको ही जाहिर सी बात है हर दफ़ा तो हम उस तरह का फंक्शन नहीं बनाएंगे ना, तो इधर इंपोर्ट, अदरवाइज अगर ज़रूरत पड़ी ना तो उधर हम करा लेंगे इंपोर्ट। तो क्विज बैकएंड डॉट हमारा यूटिलिटीज डॉट टाइप्स, ठीक है, इंपोर्ट कर दो आप किसको, टाइप टोकन टाइप को। टोकन टाइप हमारे पास आ गई, और अब इस टोकन टाइप को हम रखते हैं अपना इधर टोकन डिटेल्स के अंदर, टोकन टाइप, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है काम में। अच्छा टोकन मुझे यूजर पास कर देगा, अब मुझे क्या कराना है उसको इनकोड डीकोड कराना है, या मैं जनरेट एक्सेस टोकन और रेफरेंस टोकन, अच्छा इनकोड कराना है, ठीक है। तो जनरेट का काम है ना, तो JWT के मंगवा लेते, JWT डॉट, या मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं जनरेट एक्सेस जनरेट टोकन को इधर कॉल करा लेता हूँ, ठीक है। जनरेट टोकन को, और फिर हम उसको सिर्फ वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जनरेट टोकन, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं देखूँ टोकन है, टोकन ये क्या क्या चीज़ें ले रहा है, डेटा ले रहा है सॉरी। तो डेटा के अंदर मुझे, अबे यार ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, डेटा के अंदर मैं क्या इसको पास करूंगा, मैं इसको डेटा के अंदर जनरेट टोकन है ना, डेटा के अंदर मैं इसको डेटा पास कर दूंगा जो मुझे यूज़र दे देगा। और डेटा पर एक्सपायरी टाइम पास करेंगे ना आप, लेकिन ये डेटा कहाँ से लेके आएंगे? एक मिनट ना, ये मैं क्या काम क्या करा रहा हूँ।
टोकन के डिटेल्स के अंदर मैंने ये काम क्यों करा है? अच्छा, जनरेट एक्सेस टोकन है ना, तो ये मैंने एक्सेस टोकन, इधर मुझे डेटा आना चाहिए ना, है ना? नहीं नहीं, यूजर ईमेल और यूजर नेम आना चाहिए इधर ना, है ना? मैं बताऊँ, ये समझ रहा था राइट। कि अभी हम की कोड का काम करने जा रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने इधर टोकन और एक्सपायरी टाइम लिख दिया, लेकिन इधर क्या आएगा? इधर आएगा हमारा यूजर ईमेल और यूजर नेम। ठीक है, यूजर ईमेल और डेटा के अंदर जो चीज़ आएंगे ना, यूजर ईमेल और यूजर नेम आएगा, और आएगा हमारे पास एक्सपायरी टाइम, हमारे पास आ गया एक्सपायरी टाइम, तो चलो ठीक है, बाकी ये तीन चीज़ें आएंगे ना। ठीक है, हो गया। अच्छा, यूजर नेम और यूजर ईमेल ले लेते हैं, यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, और यूजर अंडरस्कोर ईमेल, स्ट्रिंग होगा। ठीक हो गया। और मुझे एक एक्सपायरी टाइम प्रोवाइड कर देगा यूजर ना, और टोकन टाइप हमने वो दे दी ना, तो अब क्या हुआ, एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम। रिफ्रेश हाँ, टाइम भी होगा, क्या कह रही है? रिफ्रेश टोकन भी ऐड होगा ना। तो वो टाइम, हाँ ना, अरे यार, एक मिनट रुके तो, टोकन में डेटा प्रोवाइड करूंगा उसको, और डेटा के अंदर एक्सेस टोकन एक्सपायरी टाइम और रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी टाइम। ठीक है, ये एक्सपायरी टाइम हो जाएगा एक्सेस का ना, एक्सेस अंडरस्कोर एक्सपायरी टाइम, और ये हो जाएगा हमारा रिफ्रेश का। ठीक है, इसको ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अब मुझे यूजर नेम ईमेल और ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, और फिर मैं उसका पूरा डेटा बना के उसको, जो भी चीज़ें होंगे ना वो बना के दे दूंगा। टोकन डिटेल्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इसको कॉल कराऊंगा तो देखते हैं, पहले इसको कॉल कराते हैं, बल्कि कॉल कराने से पहले हम क्या करते हैं, हम जनरेट टोकन कर लेते हैं। और तो अबे यार, एक और प्रॉब्लम, जनरेट टोकन के अंदर मुझे, अगर मैं देखूं तो डेटा, अरे यार, क्योंकि जनरेट टोकन, या मैं इसको इधर ही इंपोर्ट कराऊं क्या? डेटा डॉट कॉपी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जनरेट टोकन, ठीक है, और क्या बोलते हैं, डेटा मुझे देना पड़ेगा। मैंने इसको डेटा, यूज़र का नेम और ईमेल ले लिया, यूज़र नेम और ईमेल मैंने उसको ले लिया, और फिर डेटा मैंने इसको प्रोवाइड करना है, और ठीक है, और एक्सपायरी टाइम मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, दो दफ़ा मुझे इसको कॉल करना है। ठीक है, समझ गया मैं। मैंने इसको इधर से ये पास किया, ठीक है, ये हमारा डेटा जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जाएगा डेटा के अंदर, मैं क्या पास कर दूंगा, मैं इसको पास कर रहा हूँ अभी। डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें, यूज़र नेम और यूज़र ईमेल है ना। ठीक है, तो मैं क्या पास कर सकता हूँ, मैं इसको पास कर सकता हूँ, बार बार काम करना पड़ रहा है ये। ठीक है, यूज़र, लेकिन हाँ ठीक है चलो, यूज़र अंडरस्कोर ने डेटा करके ले लेता हूँ ना इसको। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू एक डिक्शनरी होगी। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर नेम, और क्या बोलते हैं, टोकन डिटेल्स, या इसकी अब टोकन डिटेल्स तो नहीं होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए यूज़र डिटेल्स। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ यूज़र डिटेल्स ऑफ, अब हमें देखें खुद ही सारे वो दे रहा है ना, पहले नहीं दे रहा था ना। तो यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, यूज़र नेम आ जाएगा, यूज़र ईमेल आएगा, जाहिर सी बात है, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र डिटेल्स ऑफ यूज़र ईमेल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब हम, मैं जनरेट टोकन को मैं दे देता हूँ, मैंने लाइक जनरेट टोकन के अंदर मुझे डेटा पास करना है, तो मैंने डेटा पास कर दिया इधर से। ठीक है, और दूसरा मुझे एक्सपायरी टाइम पास करना है, तो मैंने एक्सपायरी टाइम कहाँ से लेना, मैंने यूज़र डिटेल्स ऑफ, और मैंने कह दिया एक्सेस एक्सपायरी टाइम। ठीक है, तो वो एक्सेस एक्सपायरी टाइम जनरेट करेगा और मुझे सारी चीज़ें ला के दे देगा। एरर क्यों आ रहा है? गया। और फिर मैंने क्या करा, मैंने एक्सेस टोकन इसको इधर से ले लिया, जाहिर सी बात है एक्सेस टोकन अभी काम करेगा ना, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन, एक स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास जिसका नाम होगा एक्सेस टोकन, और इसी को हम नीचे ले आते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं रिफ्रेश टोकन। ठीक है, रिफ्रेश टोकन। ठीक है, अच्छा, अब रिफ्रेश टोकन का जाहिर सी बात है एक्सपायरी टाइम चेंज करना है बस, और क्या, कुछ भी काम नहीं है। रिफ्रेश टोकन एक्सपायरी टाइम आ गया, और फिर वो टोकन जनरेट करेगा यूजर का डेटा, तो हम डेटा की बेस में दे रहे हैं, और फिर मैं रिटर्न करा दूंगा इधर से। और थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं, एक्सेप्शन थोड़ी सी देख लेते हैं, उससे पहले मैं रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न करा दूंगा क्या, एक एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न, डिक्शनरी रिटर्न करा देंगे जिसके अंदर होगा एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। इसका हम दे देते हैं एक्सेस टोकन। ठीक है, एक्सेस टोकन, और जो नीचे होगा वो होगा हमारा रिफ्रेश टोकन। ठीक है, तो ये रिफ्रेश टोकन हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे आएगा हमारे पास डिक्शनरी आ जाएगी ना वहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एरर क्यों दे रहा है? ठीक है,
अब हम जनरेट एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन को ना उधर इंपोर्ट करा लेते हैं। कहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं? यूजर कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर से पहले इसका और कहाँ काम आएगा? इधर ही काम है बस ना। तो इसको इधर ही इंपोर्ट करा लेते हैं डायरेक्ट ना। फ्रॉम फ्रॉम क्विज बैकएंड डॉट हमारा क्या है, डॉट हमारा है कंट्रोलर्स डॉट ऑथ कंट्रोलर। इंपोर्ट हमारा क्या कर दो, इंपोर्ट जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन। ठीक है। अब मैं क्या पास कर सकता हूँ? अब मैं इसको पास कर सकता हूँ मैं पूरा अपना डेटा ना, इधर जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन की जगह जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन। ठीक है। और इसको कॉल करते हैं और चेक करते हैं, डेटा मांग रहा है, यूजर डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, यूजर डिटेल्स के अंदर मुझे क्या क्या पास करना है वो देख लेते हैं। तो इधर से मुझे सबसे पहले यूजर ईमेल आ जाएगा, इधर यूजर नेम आ जाएगा, यूजर ईमेल आ जाएगा, और मुझे क्या पास करना है, और मुझे मैं पूरा डेटा इसको उठा के दे दूंगा। ठीक है। और फिर उसका काम है बाकी का काम करना है ना। तो मुझे अभी अगर मैं देखूं तो एक्सेस उधर मैंने क्या टाइप रखी है, टाइप के अंदर आके देख लेते हैं, एक्सेस एक्सपायरी टाइम। ठीक है। तो इसी को उठा के इधर रख लेते हैं, एक्सेस एक्सपायरी टाइम, और इसको हम कर देते हैं ऐसे। और एक्सेस एक्सपायरी टाइम क्या होगा, जाहिर सी बात है मेरे पास ये वाली एक्सपायरी टाइम होगा जो मैंने कहाँ पे रखवाया हुआ है, जो मैंने रखवाया हुआ है अपना ईएनवी के अंदर रखवाया हुआ है ना, तो वो एज सेटिंग से गेट होके आ गया है। तो एक्सेस एक्सपायरी टाइम आ गया, और मुझे रिफ्रेश का एक्सपायरी टाइम देना है। तो रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम अगर मैं उस टाइप्स के अंदर आके देखूँ तो मैंने इस तरीके से स्टोर करा हुआ है, रिफ्रेश। अब उधर भी एरर आएगा ना, कहाँ पे? ऑथ कंट्रोलर के अंदर। इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम। तो इसको अब इधर हम क्या बोलते हैं, टाइप दे देते हैं, और इसको इधर हम वो कर लेते हैं, और फिर इधर से हम क्या कर देते हैं, रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम। ठीक है, रिफ्रेश एक्सपायरी टाइम हो गया। और फिर क्या करते हैं, डेटा हमारे पास इस तरीके का बन जाएगा, और फिर मैं इधर क्या बोलते हैं, डेटा प्रोवाइड करता हूँ। ठीक हो गया। देख लेते हैं एरर वेरर आएगा तो। आर्गुमेंट वन जनरेट हैज इनकम्पेटिबल टाइप डिक्शनरी। डिक्शनरी तो है। हम ईएनवी इंपोर्ट कराएंगे इसमें, किसमें? ताकि हम इसमें, क्या क्योंकि इंपोर्ट करेंगे? हमने एक्सपायरी टाइम और रिफ्रेश टाइम तो ईएनवी में लिखा हुआ है ना। हाँ तो इंपोर्ट करा लिया ना सेटिंग्स के अंदर से। सही है, सही सही। पहले बनाया था ना तो इसलिए। अच्छा, डेटा के अंदर मैं देख रहा हूँ क्या, आर्गुमेंट्स वन टू जनरेट एक्सेस टोकन है सिंगल ट्रिपल टाइप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड टोकन टाइप। अच्छा, टोकन टाइप आर्गुमेंट वन जनरेट एक्सेस टोकन हैज इनकम्पेटिबल टाइप डिक्शनरी स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो टोकन टाइप के अंदर ले रहा है चीज़ें। टोकन टाइप उसकी एक टाइप है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उसको एक्सेस टोकन। अच्छा 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 अच्छा। अभी के लिए सिंपल रखते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, इस टाइप को हटा देते हैं उसका। देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है और कैसे पास कर सकते हैं इसको ना। अगर मैं डिक्शनरीज को पास कर रहा हूँ डेटा के अंदर, टोकन टाइप यूजर डिटेल्स इज इक्वल टू टोकन टाइप, यूजर डिटेल्स की क्या टाइप है, टोकन टाइप हम है। इसको और ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ ऐसे दे, एक मिनट देखता हूँ मैं इसको, ऐसे अगर मैं पास कर सकता हूँ डेटा के अंदर, अगर मैं ऐसे करके पास कर दूँ, नहीं वो तो टपल्स का काम होता है ना। डेटा डिक्शनरी टाइप डेटा बला बला बला। चलें इसको अभी हम उसकी टाइप हटा देते हैं बस ना। देखते हैं इसको कैसे पास करते हैं टोकन टाइप के थ्रू। मैंने करा तो था लेकिन। जनरल एक्स हैज इनकम्प्लीट टाइप सेट। अच्छा ये ऐसे सेट ऑफ, एक मिनट, डिक्शनरी स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट। डेटा की टाइप स्ट्रिंग और एनी है। ठीक है। और जो टाइप है अपने यूजर डिटेल्स के ना, जो उधर डिफाइन करा हुआ है उसकी टाइप है एक स्ट्रिंग है, और उसकी जो वैल्यू स्ट्रिंग है और वैल्यू है ऑब्जेक्ट। तो यानी कि उसकी जो स्ट्रिंग है ना वो है टोकन टाइप। ठीक है। और जो वैल्यू है वो है हमारी, अपना अल्लाह आपका भला करे, जो हमारी क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट है ना वो है। तो मैं इसको ऐसे पास कर सकता हूँ, टोकन टाइप। अच्छा, टोकन टाइप मिसिंग की यूजर नेम ईमेल एक्सपायरी रिफ्रेश टोकन फॉर टाइप टिक टोकन टाइप फॉर क्या हो गया, ठीक तो कर दिया। टाइप टाइप टोकन टाइप।
पता नहीं, देखते हैं कैसे पास कर सकते हैं, कल देखते हैं। इसका भी सिंपल रखते हैं, और क्या बोलते हैं, सिर्फ टाइपिंग का मसला है, बाकी हमारा काम तो हो गया ना वो। ड्राई का कॉन्सेप्ट तो हो गया। अच्छा, जनरेट एक्सेस टोकन के अंदर आते हैं और इसकी टाइप हटा देते हैं, बस इधर हम रख देते हैं डिक्शनरी लिख देते हैं। डिक्ट ऑफ इसको कह देते हैं स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और जो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो हमारी होंगी, अगर अभी देखूं तो क्या क्या चीज़ें हैं। एक्सेस एक्सपायरी, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग अभी मसला रहेगा, बोलेगा यार उधर टाइम है और तुम इधर वो पास कर रहे हो। हम्म, अगर ऑब्जेक्ट रखें तो रख तो सकते हैं, लेकिन एक मिनट, मैं इसको टाइम डेल्टा ही अगर इधर पास कर दूं, एक मिनट, यूनियन का भी तो कॉन्सेप्ट आता है ना। हम्म यूनियन अब उधर इंपोर्ट करा लेंगे, लेकिन अभी इसी तरीके से करते हैं। क्या है, स्ट्रिंग है, और हमारे क्या बोलते हैं, टाइम डेल्टा। पता नहीं, टाइम लगता। वो तो गया, अब क्या हो गया, हो गया, क्या हो गया इसको, क्या हो गया। देख लेते हैं। यूजर कंट्रोलर ठीक है, डेटा जा रहा है हमारा, और इधर रिटर्न हो गया, हमें क्या एक डिक्शनरी मिल लिया ना, तो डिक्शनरी में से हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं, एक मिनट। कहाँ है? हो गया, एरर नहीं आ रहा, आ रहा है। जनरेट टोकन आर्गुमेंट टू जनरेट टोकन हैज बन टाइप स्ट्रिंग डेल्टा एक्सपेक्ट। अच्छा, ये कह रहा है क्या बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, टाइम डेल्टा है और स्ट्रिंग भी है ना इसकी, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है कि वो सिर्फ टाइम डेल्टा मांग रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं इधर वो भी आ रही है। तो मैं भी के लिए इसको यार एनी कर देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डाल के देखो, हो सकता है ना आए फिर एरर। देख लेते हैं। अब टाइम डेल्टा पता नहीं ऑब्जेक्ट से, हाँ जाहिर सी अब एरर आ रहा है। जनरल इनकम्पेटिबल, अभी एनी कर देते हैं, देखते हैं बाद में। ठीक है, एनी भी मंगवाना पड़ेगा। ठीक हो गया, हो गया। ठीक है, अब यूजर कंट्रोलर के अंदर एरर आ रहा है, वह क्या है, हैज इनकम्पेटिबल टाइप डिक्शनरी ऑफ डेटा डिक्शनरी स्ट्रिंग। अच्छा, इसको एरर आ रहा है, थोड़ी देर लगेगी इसको एरर सॉल्व होने में, इसको वापसी दे। पुरानी वाली चीजें याद रखा, डेटा, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, जनरेट टोकन के अंदर अगर मैं देखूं, अगर हवर करूंगा तो मुझे एक डिक्शनरी मिलेगी जिसके अंदर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आ रहा होगा ना। ठीक है, ये मुझे रिटर्न कर रहा है, जनरेट एक्सेस टोकन क्या रिटर्न कर रहा है, एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की है और स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इधर मंगवा सकता हूँ इस डिक्शनरी को ना। तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा डिस्ट्रक्चरिंग का ना, तो वो भी देख लेते हैं। अब टपल्स में होता है, यहाँ भी हो सकता है कि डिस्ट्रक्चरिंग कर लेना, यानी वो चीजें आ रही हैं, दो आ रही हैं, तो उसमें से एक को आप इधर कर लो, एक को आप इधर कर लो, ठीक है। तो मैं इसको इधर कह लेता हूँ, एक्सेस टोकन को आप इधर कर लो, एक्सेस टोकन को आप इधर कर लो, और रिफ्रेश टोकन को आप इधर कर लो, ठीक है। इसने मेरे ख्याल से खुद भी हमें वो दे दिया ना, टाइप हिंट दे दी कि यार ये चीजें आ रही है ना आपके पास ना। तो इस मुझे ये एक एक साथ चीजें मिल जाएंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इधर से बस इसको इधर से हटा देता है, ठीक है। ये वाला काम तो हमारा खत्म हो गया। और फिर क्या बोलते हैं, इसको भी इधर से हटा देता है, और फिर उधर से, हाँ बल्कि नहीं, या तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हम इस पूरे डेटा को लेते हैं, डेटा को मंगवा लेते हैं बस हम ना, टोकन डेटा, टोकन अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। और इस टोकन अंडरस्कोर डेटा के अंदर हमारे पास एक की है जिसको हम कहते हैं टोकन अंडरस्कोर डेटा ऑफ, हमारे पास एक है रिफ्रेश टोकन, ठीक है, रिफ्रेश टोकन, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास टोकन डेटा के अंदर, टोकन डेटा ऑफ रिफ्रेश टोकन उसके बराबर हो जाएगा। और फिर हम क्या काम करेंगे, हम टोकन को वो करके और फिर पूरा डेटा जो भी होगा ना टोकन का, टोकन डेटा वो पूरा रिटर्न कर देंगे। तो फिर डिक्शनरी और वो पूरा खुद ब खुद रिटर्न हो जाएगा ना, फिर हमें लिखना नहीं पड़ेगा। और ये वाला काम मैंने अभी कमेंट कर दिया, अगर जरूरत पड़े किसी को समझ में ना आए तो पहले वो ये देख ले, उसके बाद वो इधर आ जाना, ठीक है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट, अब इसको जाहिर सी बात है उधर भी कर लेते हैं, उधर भी ऐसे ही काम होगा सारा। तो एक काम करते हैं, इसको इसी को कमेंट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
और कहाँ पे जनरेट एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन, इधर पूरा यूं लाके पेस्ट कर दो। चले गए error? नहीं गए। और इस पूरे डेटा को इधर से रिटर्न भी करा देंगे। टोकन डेटा हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, और इसके अंदर से मैं टोकन डेटा ऑफ रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश अंडरस्कोर टोकन है। ठीक है, ये वाला काम हो जाएगा ना, और फिर हमारा कौन सा काम खत्म हो जाएगा, ये मैंने अनकमेंट कर कमेंट